Hi guys, welcome back to my channel Excel Studies with Mahima Mishra. Here I'm trying to give you the unit wise series of every single unit of UGC NET examination so that it can help you prepare better for the examination. You can use this video for concept clarity, revision purposes, and for quick marathon and summing up of every single topic of your particular units. यहाँ पे मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको जो एनटीए का सिलेबस है उसके हिसाब से एक रिकैप दे सकूँ, हॉलिस्टिकली आपको ये पूरा यूनिट समझा सकूँ. आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज बाय सो फार. और चलिए आगे बढ़ते हैं. So here I have the syllabus of unit 5. Majorly हम इन सारे topics के बारे में बात करेंगे. This I've got from the website of NTA UGC NET examination. तो मेरा फोकस मेजरली यही रहता है कि मैं इन सारे टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूं सो दैट आपको एक मेजरली जो है एक बेसिक फंडामेंटल क्लैरिटी हो जाए कि इस एग्जाम में आपसे पूछा क्या जा सकता है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग हियर इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. स्टैटिस्टिक्स हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इवन बिफोर दैट ऑल्सो. सो अर्लियर तो बेसिकली जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, और जो नॉर्मल एक डेटा की स्टडी होती है उसको ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. और यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज आवर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू सिंगल वैल्यू दैट प्रेजेंट्स द सेंटर और टिपिकल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट. एक पूरे डेटा सेट की एक सेंट्रल वैल्यू क्या होगी उसको ही हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं. इसके विद इन हम वेरियस चीज़ों को मेजर करते हैं. तो पहला है आपका अर्थमेटिक एवरेज जो कि मीन होता है, ठीक है. और मीन को निकालने का फॉर्मूला ये होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ द डेटा गिवन, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं तो ऊपर हम उनके मार्क्स का टोटल करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, दैट इज योर 10 हियर. तो आपको उसका मीन निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है. अब इसके मैरिट्स डीमेरिट्स देख लिए क्विकली क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में ऑड वन आउट में एलिमिनेट करने के लिए ऐसे इजीली पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो अब वहाँ पे तो आप अपना दिमाग यूज करके बहुत इजीली आंसर इन सारी चीज़ों का निकाल सकते हैं. बट इफ़ यू नो इट ऑलरेडी यू कैन सेव योर टाइम एंड यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग कंफ्यूज इवन इन सच इजियर टॉपिक्स, राइट. तो यहाँ पे मेरिट है, सिंपल होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. आप जो आगे एनालिसिस करेंगे उसके लिए यूजफुल होता है. एंड देयर इज डीमेरिट ऑल्सो, जैसे इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. अगर एक मीन में कोई बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर है तो उसकी वजह से टोटल एवरेज जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं मीडियन. मीडियन में हमारे पास है मिडिल वैल्यू. बेसिकली जब भी हम किसी डेटा का मिडिल वैल्यू निकालते हैं उसको मीडियन बोलते हैं. और ये हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से कर सकते हैं. और अदरवाइज अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा है तो आपको ये फॉर्मूला लगा के उसका जो मीडियन है वो निकालना होता है, ठीक है. तो एल इज बेसिकली लोअर लिमिट या फिर लोअर बाउंड्री ऑफ योर मीडियन क्लास, ठीक है. और एच जो है आपकी यहाँ पे क्लास विथ होती है. एफ इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड द कैपिटल एफ इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मे बी आपके लिए ये टर्म्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं लेकिन अगर मुझे टाइम मिला या फिर मैं PYQ सीरीज लाई तो मैं उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लाऊंगी जहाँ पे हम इन टॉपिक्स को डीपली डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, है ना. अब यहाँ पे मैरिट ये है कि दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू क्योंकि ये मिडिल वैल्यू है. तो एक्सट्रीम वैल्यू जो है यहाँ पे ज़्यादा इसका जो क्या बोल सकते हो आप, बहुत ज़्यादा जो है इसका इफेक्ट आता नहीं है जब आप कैलकुलेट करते हैं. तो बड़ा नॉर्मल से क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे out of all the measures in central tendency which is not affected by extreme values, so you're supposed to know that that is median, okay. Yeah. नेक्स्ट वी हैव मोड. मोड का मतलब ये होता है कि कोई डेटा एक ग्रुप डेटा में कितने नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा है, मतलब वैल्यू अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली. मतलब आपने एक सबसेट डेटा निकाला है यूथ का तो उसमें मतलब आउट ऑफ 50 पीपल 18-19 पीपल आर 20 ईयर्स ऑफ एज. तो जो 20 ईयर है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उस डेटा में बार बार आया है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है. और अगर आपका डेटा ग्रुप्ड है सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन,
ठीक है। और जो इसके मेरिट होते हैं वो ये होते हैं कि दैट इज़ वेरी सिंपल एंड शोज मोस्ट टिपिकल वैल्यू, इसमें आपको कुछ भी अब नॉर्मल देखने के लिए नहीं मिलता एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, टू कैलकुलेट। अब इसके अलावा एक इसका इंपीरियर रिलेशनशिप होता है तीनों का, मीन मीडियन और मोड का, विच इज मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। इसको आप जरूर लिखिएगा इस फॉर्मूले को और याद रखने की भी कोशिश करिएगा, बहुत बार ये PYQs में आ चुका है। आप इससे डायरेक्टली वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो दिस कुड बी आस्क्ड इन ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक्सेट्रा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो मीन जो है उसके भी टाइप्स होते हैं, एक हार्मोनिक मीन होता है, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर इसमें आगे नहीं हुआ तो आप प्लीज़ एक बार किताब से उसको पढ़िएगा, और या फिर मैं जो एक्स्ट्रा टॉपिक वाले वीडियो लाऊंगी उसमें उसको इंक्लूड करूंगी, है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या कहता है। तो डिस्पर्जन का मतलब होता है डेटा कितना स्प्रेड या स्कैटर्ड है, मतलब मीन या मीडियन बताता है सेंटर वैल्यू आपको, और डिस्पर्जन बताता है कि डेटा सेंटर से कितने दूर दूर तक स्प्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। चलिए, तो जो हमारे पास पहला टाइप है वो रेंज होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल्स टू जो भी आपका डेटा है उसका मैक्सिमम वैल्यू माइनस उसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब बेसिकली सिंपल डिफरेंस बताता है कि डेटा कितने में स्प्रेड है, मतलब अगर आपके मार्क्स 20 से 80 के बीच में है तो उसकी रेंज 60 होगी, ठीक है, बिकॉज यू विल डू 80 माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम, ठीक है। अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट दिस इज़ वेरी लाइक अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं तो उससे रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो अगर आपका डेटा जो है वो 20, 30, 40, 50 और एक वैल्यू 120 अकेला, तो उससे आपके रेंज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज योर बेसिकली इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये देख लेते हैं पहले। क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। ये इससे आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। कोफिशिएंट में आप देखिएगा हर जगह सिमिलैरिटी है, उधर जब हम रेंज का भी देख रहे थे तो आप ऊपर माइनस करते हैं और सेम चीज़ आप नीचे प्लस कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ QD आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली अगर इसको हम थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करें तो ये होता क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन बताता है मिडिल 50% डेटा कितना स्प्रेड है, ठीक है। इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी इक्विवेलेंट टू रेंज, लेकिन यहाँ पे हम बीच का 50% डेटा उठा के उसकी वैल्यूज पे काम करते हैं, तो हमको जो बीच का 50% डेटा है उसकी स्प्रेडनेस का पता चलता है। इसको हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो Q1 है यहाँ पे दैट इज ए फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब कि 25% डेटा यहाँ तक होता है, और थर्ड क्वार्टाइल है आपका 75% डेटा, ठीक है। मतलब आपका जो डेटा है आप उसको Q1, Q2, Q3, Q4 में डिवाइड कर देंगे, तो जो फर्स्ट 25% है दैट इज योर Q1, द थर्ड लाइक द Q3 इज योर 75% ऑफ द डेटा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का जब आप माइनस करेंगे स्प्रेड, तो दैट इज गोइंग टू बी योर 50%, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर वाले 25% और नीचे वाले 25% डेटा को हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ बीच वाले डेटा का स्प्रेड मेजर करते हैं, इसलिए एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट बहुत कम होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसलिए इसमें जो है डेटा दैट इज स्वीग्ड इजीली इन दिस पर्टिकुलर QD मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप अज्यूम करिए Q1 आपका 20 है और Q3 आपका 40 है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 40 माइनस 20 अपॉन 2 विच इज 20 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो जब डेटा, और हम QD कब यूज करते हैं, जब डेटा आपका स्वीग्ड हो। ये स्वीग्ड क्या होता है ये अभी हम आगे देखेंगे, और ये सब कुछ, तो अगर आपको अभी से नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट गेट पैनिक्ड अबाउट इट, विल डिस्कस दैट लेटर। और जब एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत इफेक्ट कर रहे हों और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रेंज जो है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है, तो आप वहाँ पे QD यूज करेंगे, जहाँ पे आप बीच के 50% ऑफ द डेटा का डिस्पर्जन देखेंगे रादर देन द इंटायर डेटा, ओके।
नेक्स्ट वी हैव मीन डेविएशन, ठीक है। तो मीन डेविएशन बेसिकली हर वैल्यू मीन से कितना दूर है उसका एवरेज डेविएशन होता है मीन डेविएशन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार, बेसिकली x माइनस एक्स बार इज योर मीन, जो भी आपने मीन कैलकुलेट किया है, अपॉन n मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट और आउटपुट व्हाटएवर यू हैव एट दैट मोमेंट, ठीक है। x बार यहाँ पे आपका ऑलरेडी कैलकुलेटेड मीन, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं टॉपिक। Yeah, next we have standard deviation. Standard deviation basically this is most accurate measure. ये बताता है कि डेटा ऑन एवरेज कितना फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। और बेसिकली रिसर्च, फाइनेंस, वेरियस एनालिसिस सब में यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इवन एक क्वेश्चन भी आया था जब मैंने एग्जाम क्लियर किया था कि बेसिकली द क्वेश्चन वाज स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो उसका आंसर था स्टैंडर्ड एरर। द क्वेश्चन वाज वेरी इजी, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं अंडरस्टैंडिंग कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एंड इवन आई थॉट द सिमिलर थिंग, और प्रॉबेबली मैं वो क्वेश्चन गलत करके आई थी एंड देन बाद में आई रिग्रेटेड अ लॉट। तो कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं और हमको ऐसा लगता है कि इतना आसान चीज़ इतने बड़े लेवल पे कैसे पूछी जा सकती है, राइट। एंड आप उस टाइम पे अगर आपको एकदम सटीक क्लैरिटी नहीं है तो आप वहाँ पे गलती कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए आई एम टेलिंग यू पीपल जस्ट एंड अप डूइंग सो मच एक्स्ट्रा दैट दे फॉरगेट द वेरी बेसिक, ठीक है। एंड द एग्जाम इज ऑल अबाउट यू नोइंग द concepts depthly and being able to apply it on that day rather than you knowing 10 extra things, क्योंकि आपने कहीं पढ़ लिया तो कहीं देख लिया तो आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं और जो उसके पीछे का बेसिक मतलब है वो आपको आता ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में ऑब्वियसली इट जस्ट गेट्स डिफिकल्ट, लेकिन अदरवाइज आप बहुत कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप एक सही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, राइट। चलिए अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये जो आपको साइन दिख रहा है दिस इज द साइन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली अंडर रूट, ठीक है। दिस इज योर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, सेम जो अभी हमने मीन में देखा, अपॉन एन। इसको स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट निकालेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो अब देख लेते हैं व्हाट इज दिस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बेसिकली दिस इज यूज्ड टू कंपेयर वेरिएबिलिटी बिटवीन डेटाबेस और डेटा सेट्स। आपके डेटा सेट्स में कितनी वेरिएबिलिटी है उसको चेक करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं और इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इज योर मीन। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 से आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा, है ना। अब जो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ये बेसिकली बताता है मीन के रिस्पेक्ट में डेटा कितना फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। बेसिकली अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जितना कम होगा डेटा उतना कंसिस्टेंट और स्टेबल होगा, है ना। तो इसलिए सीवी जितना ज़्यादा डेटा उतना अनस्टेबल, इसलिए रिस्की होता है। इसलिए वी टेंड टू हैव लेसर वेरिएंस जिसकी वजह से आपका डेटा जो है वो मोर स्टेबल और एक्यूरेट माना जाता है। इससे कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए हैं और नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है, you'll be given standard deviation, you'll be given mean and you're supposed to calculate coefficient of variance। तो आप standard deviation upon mean, for example अगर आपका mean 50 दिया हुआ है, standard deviation 5 दिया हुआ है, तो आप 5 upon 50 into 100 करेंगे तो आपका 10% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा मीन के अराउंड 10% वेरिएशन शो करता है जो कि काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी कम है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट वी हैव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो अब पहले हम ये जान लेते हैं कि स्क्यूनेस क्या होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद मेजर्स देखते हैं हम। तो बेसिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो स्क्यूनेस का मतलब ये होता है कि डेटा जो है वो सिमेट्रिक है, ये एक साइड को झुका हुआ है। मतलब बेसिकली आप एक हाइपरबोला लूप टाइप ऑफ सिचुएशन बनाते हैं। मैं आपको ट्राई करती हूँ बनाने का। बेसिकली जब हम मीन मीडियन मोड को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, जस्ट इमेजिन इट एज अ स्ट्रेट लाइन, और उसके ऊपर से हम एक ऐसे हाइपरबोला गोल सा कुछ बनाते हैं, और अगर आप इसको सेंटर में से डिवाइड करेंगे, आई डोंट नो व्हाट आई मेड, लेकिन आई ट्राई टू पुट अ पिक्चर हियर क्योंकि आपको शायद वो ग्राफ समझ में आए। तो जब एक ग्राफ बीच में से कितना स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट डिवाइड है वो उसकी स्क्यूनेस होती है, और अगर वो लेफ्ट या राइट को टिल्ट करता है तो उस ग्राफ को हम स्क्यूड ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डेटा एक साइड ज़्यादा टेल, अगर मतलब बेसिकली ऐसा कुछ सिचुएशन होता है ऐसा,
ठीक है। तो अगर एक साइड को, बेसिकली दिस इज वेरी सिमेट्रिक, लेकिन अगर एक साइड की टेल ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी होती है मतलब यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ऐसा है और यहाँ से ऐसा जा रहा है, तो जब एक साइड की टेल ज़्यादा बड़ी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूड डेटा बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपके तीन टाइप के स्क्यूनेस होते हैं। पहला यह होता है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे किसी भी तरफ स्क्यूनेस नहीं होती है और एक प्रॉपर सर्कुलर डेटा होता, ग्राफ होता है यहाँ पे। ठीक है। और इस सिचुएशन में जो आपका मीन है, मीडियन है और मोड है, वो तीनों बराबर होंगे। ठीक है। इसलिए जो टेल है वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेगी। ठीक है। ऑल्सो गाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब आप ये मत समझिए कि आपको ग्राफ दिया जाएगा या ऐसा कुछ, वेरी रेयर इट इज कि अगर आपको कभी ग्राफ वगैरह दिया जाए पेपर में, लेकिन आपको स्टेटमेंट्स देंगे, दे विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द सिचुएशन कि दैट इज मीन इज लाइक ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। तो उस टाइम पे जो आपका स्क्यूनेस है वो क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा, नेगेटिव होएगा, बेसिकली ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे या स्टेटमेंट्स होंगी दो तीन, उसमें से आपको फिगर आउट करना होगा। I've given exam 2 times and I think I've got question both the times from these topics. तो जो आपका पॉजिटिव स्क्यूड है उसमें मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड दैट इज ग्रेटर देन मोड। तो जब बेसिकली मीन बड़ा हो सबसे ज्यादा फॉलोड बाय रेस्ट ऑफ द थिंग, तो आपका जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है। और नेगेटिवली स्क्यूड मतलब कि मीन आपका मीडियन से छोटा है, मीडियन आपका मोड से छोटा है। ठीक है। तो जब उल्टा होता है तो नेगेटिवली स्क्यूड होता है, और जब मीन बड़ा होता है फॉलोड बाय मीडियन एंड मोड तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है। अगर मैं आपको इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करूं, क्योंकि क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ घुस जाते हैं किसी टॉपिक पे, इट जस्ट वैनिशेस फ्रॉम आवर माइंड। तो इसलिए आई केप्ट इट वेरी सिंपल, बहुत इतना इजी से ट्रिक से इसको याद रखिए। पॉजिटिव मतलब ये तरफ का मुंह और नेगेटिव मतलब ये तरफ का, एंड फॉलोड बाय योर मीन मीडियन मोड एंड यू गुड टू गो, राइट। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो यहाँ पे ना मैं आपको छोटी ट्रिक बताती हूँ इन सारी चीज़ों को याद कैसे रखना है। जो मैंने आपको कंटेंट दिया या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट। ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर आपको अभी समझने में जैसे स्क्यूनेस है उसको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, आपके पास आपका फ़ोन है हाथ में, फटाक से आप मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस को गूगल करिए, इमेजेस सेक्शन में जाइए, आपको ग्राफ्स मिल जाएंगे, आप तुरंत वहाँ से वो फोटो उठा के अपने गैलरी में सेव कर लीजिए। ठीक है। ऐसा आप हर टॉपिक के साथ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनके ग्राफ्स हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, उनको आप एक फोल्डर बना के सेव करते जाइए। और जब भी आपको दिन में 15-20 मिनट टाइम मिले, उन फोटोज को रीविजिट करिए, सो दैट दोज थिंग्स लिटरली सिट्स इन योर ब्रेन। और जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मेरा फोन पूरा इन्हीं स्क्रीनशॉट से भरा हुआ होता था। तो बेसिकली चलते फिरते कभी भी आपने रिवाइज करना है तो आप फटाफट खोल के आगे पीछे फोटोज कर सकते हैं। और ये जब आप ऐसे करेंगे इस तरीके से, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहेंगी। ठीक है। अब हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस पे आ जाते हैं। तो पहले आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और या फिर 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। और ये ऊपर वाला मीन माइनस मोड या फिर 3 मीन माइनस मीडियन जो है आपका, जो पहला वाला फॉर्मूला था, ठीक है, जहाँ पे मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन ऐसे करके था, उसमें से डराइव किया हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। फिर आपका है बॉलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसमें हम स्क्यूनेस जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन से निकालते हैं। ठीक है। तो बॉलेज का जो फॉर्मूला है वो है Q3 + Q1 - 2m, ठीक है, अपॉन Q3 - Q1। ओके। तो यहाँ पे जो आपके क्वार्टाइल बेस मेजर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक्सट्रीम्स का इफेक्ट कम होता है, तो वहाँ पे आप बॉलेस का कोफिशिएंट निकालते हैं, और यहाँ पे जो आपकी रेंज वैल्यू आएगी वो -1 से +1 के बीच में होगी। ठीक है। और वही अगर माइनस है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, और नेगेटिव होएगा तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा आपका स्क्यूनेस। और अगर पॉजिटिव है तो राइट स्क्यूड ग्राफ बनेगा आपका और राइट हैंड साइड जाएगा। ऐसा ही सेम आपके कार्ल पियर्सन मेथड में भी होगा। यहाँ पे मीन और मोड के डिफरेंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर करके स्क्यूनेस बताते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा। पॉजिटिव अगर आंसर आएगा आपका तो आप राइट व स्क्यूड ग्राफ बनाएंगे, और नेगेटिव आएगा तो आप लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आखिरी है केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो यहाँ पे स्क्यूनेस को निकालने के लिए हम परसेंटाइल का यूज करेंगे। ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए जस्ट जो 90 10 - 250, मतलब कि परसेंटाइल 90 + परसेंटाइल 10 - 2 परसेंटाइल 50 अपॉन 90 - 10। ठीक है। तो परसेंटाइल यूज करते हैं यहाँ पे हम,
ठीक है। तो डेटा का टॉप 10% और बॉटम 10% की स्क्यूनेस मेजर करते हैं, ठीक है। और ये बेटर होता है जब आपके पास डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हम डेटा का टॉप 10% और बॉटम 10% से स्क्यूनेस मेजर करते हैं यहाँ पे। अगेन पॉजिटिव तो राइट साइड, नेगेटिव तो लेफ्ट साइड, मेजर जो है इसका वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है मेजरली कि जो सिमेट्रिकल मीन होता है दैट इज मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, और यहाँ पे स्क्यूनेस जीरो होती है, किसी भी तरफ ग्राफ टिल्ट नहीं होता। राइट स्क्यूनेस कब होएगी? जब आपका मीन जो है वो मीडियन से बड़ा है, मीडियन जो है वो मोड से बड़ा है, ठीक है। इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस भी बोलते हैं। लेफ्ट स्क्यूनेस कब होएगी? जब आपका मोड मीडियन से बड़ा है और मीडियन मीन से बड़ा है, मतलब मीन यहाँ पे सबसे छोटा है, तो यहाँ पे नेगेटिव स्क्यूनेस आएगा, ठीक है। और फिर कार्ल पियर्सन के मेथड में हम मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट करेंगे। अगेन प्लस माइनस अगर वैल्यूज आएंगी तो पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूनेस बनेगा आपका। और अगर बॉलेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो यू आर सपोज टू डू क्वार्टाइल बेस्ड, और अगर आप कैली के मेथड से करते हैं तो यू आर सपोज टू डू परसेंटाइल बेस्ड, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कोरिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। आपने दो वेरिएबल लिए एक्स और वाई, अब इनके बीच में कितना रिलेशनशिप है इसको हम कोरिलेशन की मदद से समझते हैं, ठीक है। अब कोरिलेशन जो है वो तीन तरीके के हो सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव, मतलब दोनों का जो है रिलेशन है और वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक हो सकता है नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में दे आर मूविंग, ठीक है। एंड देन देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। चलिए अब कोरिलेशन को निकालने के कुछ मेथड्स हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। पहला है आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हम पहले देखते हैं कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट कोरिलेशन मेथड क्या होता है। वही x माइनस एक्स बार दैट इज योर मीन, ठीक है, और y माइनस वाई बार जो y और y का मीन है, मतलब यहाँ पे हम दो वैल्यूज ले रहे हैं ना, एक x और y, तो उनके बीच का डिफरेंस विद देयर मीन और उनका समेशन करेंगे हम अपॉन में भी विल डू द सेम थिंग बट विल स्क्वायर इट अप अंडर रूट, ठीक है। और जब हम ये सब सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आएगा -1 और +1 की रेंज में। अगेन अगर +1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिलेशन है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव है, बीच में अगर कुछ है तो पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर जीरो है तो नो कोरिलेशन, ओके। फिर आता है आपका स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन, इसको इससे डिनोट करते हैं, ये जो आपके सामने ये बना हुआ है सिंबल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब जो यहाँ पे d लिखा हुआ है ऊपर समेशन डी स्क्वायर, दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, ठीक है। और ये जो आपका n है ये आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मतलब हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास पूरा डेटा होता है उसको हम रैंक कर देते हैं, ठीक है। रैंक में डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है। और फिर उसके बाद स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन है जो वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अगर रैंक सेम डायरेक्शन में मूव करें तो पॉजिटिव होएगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो नेगेटिव होएगा, और अगर रैंक्स आपकी रैंडम हो, ठीक है, दोनों डेटा में आपके रैंक्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम अराउंड जीरो मानते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू नो रिलेशन और नो कोरिलेशन, ठीक है। चलिए इंटरप्रिटेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया है, स्टेप्स आपको समझ में आ गई होंगी। बेसिकली दोनों वेरिएबल्स जो भी हैं आपके x और y, उनके आप रैंक्स बना लो, ठीक है। r1 - r2 करेंगे अपन, एक रैंक इधर का x का और एक रैंक y का r2, इनके बीच को जब हम माइनस करेंगे तो आपका d आ जाएगा, ठीक है। फिर हम d स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ओके। ये बेसिकली ऐसी जगह पे यूज होता है जहाँ पे डेटा जो है न्यूमरिक नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई जज किया शो, टैलेंट शो, ऐसा कुछ। अब बहुत ज़्यादा न्यूमरिक डेटा नहीं, आपने लगभग सबको सेम ही मार्क्स दिए, तो आप उनको रैंक करके फिर ऐसा कोरिलेशन निकाल सकते हैं बिटवीन टू ग्रुप्स और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब और स्पेशली ये तब होता है जब आपका सैंपल जो है वो स्मॉल हो और डेटा जो है वो ऑर्डिनल हो, रैंक में हो, ठीक है। चलिए अगला होता है आपका स्कैटर डायग्राम। यहाँ पे हम बेसिकली दो डेटा का डायग्राम बनाते हैं, उसको हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स के थ्रू, और फिर अगर वो एक के पास होते हैं या सिमिलर लाइन में होते हैं या एक तरफ मूव कर रहे होते हैं तो आपका पॉजिटिव, अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, और अगर पूरे जहान में स्कैटर्ड है और कोई एक फिगर या फिर कुछ भी रिलेशन नहीं बन रहा है तो नो रिलेशन
कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन होता है वहां पे, ठीक है। चलिए, then we have regression of two variables. So regression shows the functional relationship between dependent and independent variable, मतलब आपके जो डेटा का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनके बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप, वो हम रिग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब पहला आपका होता है रिग्रेशन ऑफ y ऑन x प्रेडिक्ट y बेस्ड ऑन x, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो y है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यहाँ पे, y ऑन x में y जो है आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। और x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये जो आपका वो है x, वो आपका क्या है, प्रेडिक्टर है, ठीक है। और हम दैट इज यूज, x को हम यूज करके y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो y ऑन x होएगा तो ऐसे होता है, और x ऑन y होएगा तो उसका ऑपोजिट, मतलब यहाँ पे x ऑन y में x आपका डिपेंडेंट फैक्टर है, ठीक है, और y आपका प्रेडिक्टर है, और y को यूज करके हम x को प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। अब रिग्रेशन इक्वेशन बनती है बेसिकली, जो कि आपकी ये है, y ऑन x के लिए यू विल हैव y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और x ऑन y के लिए यू हैव x इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश y, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली y का यहाँ पे हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, y का, पहले वाले में देख लिया, y का एवरेज से कितना ऊपर या फिर नीचे जाएगा x की चेंज से, मतलब x को अगर आप चेंज करेंगे तो y का जो एवरेज है वो कितना ऊपर या नीचे होएगा, ठीक है। ये स्लोप बताता है, बेसिकली आपको एक स्लोप बना के देगा जिससे हमको x और y के रेग्रेशन का पता चलेगा, ठीक है। और सेम चीज अगर y x बेस्ड ऑन y के लिए करेंगे तो सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो, ठीक है। अब कुछ रेग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ये हैं कि जो आपकी b है, b वाला जो डेटा सेट होता है, ठीक है, दोनों सेम साइन होते हैं, b और b डैश, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। और वैल्यू जो है रिग्रेशन की वो जनरली -1 और +1 नहीं होती, अनलाइक कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो अलग हो सकती हैं, कोरिलेशन की तरह -1 या +1 के बीच में नहीं आती, ठीक है। और अगर b 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए, अब बेसिकली रिग्रेशन कोरिलेशन का एक्सटेंडेड वर्जन है, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं प्रेडिक्शन भी देता है ये हमको, ठीक है। तो अगर आपका b यहाँ पे पॉजिटिव है तो x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका b नेगेटिव है तो x बढ़ेगा तो y घटेगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया, अगर b पॉजिटिव है तो x भी बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव रिलेशन होएगा, लेकिन अगर b नेगेटिव है तो x बढ़ेगा तो y घटेगा, मतलब नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो b का मैग्नीट्यूड बताता है कि इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यूज करके प्रोडिक्शन और फोरकास्टिंग का पता लगाते हैं, रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सोशल साइंसेज, ऐसी जगह पे इसका यूज आता है, ठीक है। अब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने के लिए ये फॉर्मूले दिए हुए, विच इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा जस्ट इन केस। ये बेसिकली हम पूरा स्टैटिस्टिक्स एमकॉम के आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, जहाँ पे आपने बहुत न्यूमेरिकल्स किए होंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है। और फिर आखिरी आता है रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो उसको हम ऐसे निकालते हैं, आर जब आपने बी एक्स वाई या वी वाई एक्स एंड वी एक्स वाई कैलकुलेट कर लिया तो इसको हम मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करेंगे तो रिलेशनशिप आ जाएगा दोनों के बीच का, ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी सब बता दी हैं। रिग्रेशन लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं जब मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई आपस में निकल आए और बराबर हो तो वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। बोथ लाइन्स कोइंसाइड व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट, और दोनों की लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर आती हैं अगर कोरिलेशन जो है वो आपका परफेक्ट हुआ तो, मतलब आर इज इक्वल्स टू या तो बिल्कुल +1 हो या तो बिल्कुल -1 हो, तो जो कोरिलेशन है उनकी लाइंस जो है क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो कोरिलेशन बेसिकली मेजर्स डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एंड रिग्रेशन मेजर्स और एक्सप्रेसेस फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन की तरह है, रिग्रेशन फंक्शनल रिलेशन बताता है और कोरिलेशन आपका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि रिलेशन की स्ट्रेंथ कितनी है, और यहाँ पे नेचर जो है वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि x के होने से y पे कितना चेंज है और y के होने से x पे कितना चेंज है, और यहाँ पे जो नेचर है वो एसिमेट्रिकल होता है, मतलब डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होता है, ठीक है।
चलिए अब हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी मेजर्स द likelihood or chance that a particular event will occur. It will always lie between 0 and 1. मतलब प्रोबेबिलिटी बताती है कि कोई इवेंट होने का चांस कितना है, ठीक है। मतलब वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है आपके यहाँ। मतलब 0 जो है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो मतलब वो इवेंट होएगा ही नहीं। और 1 अगर आपकी वैल्यू है तो मतलब यू आर वेरी श्योर अबाउट इट। तो जो प्रोबेबिलिटी है, लगभग अनुमान लगाने की जो आपकी कैपेसिटी है या कैलकुलेशन है, वो 0 से 1 के बीच में आता है, क्योंकि 0 इज कम्प्लीटली डिनायल एंड 1 इज द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट द इवेंट विल अकर। सो द numbers between 0 and 1 shows probability, ठीक है। अब पहला है आपका एडिशन थ्योरम, ठीक है। तो जो आपका पहला यहाँ पे दिया हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो बेसिकली यहाँ पे हम ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट जो एक साथ हो ही नहीं सकता, ठीक है। एग्जाम्पल, डाइस पे 3 या 5 आना, एक टाइम पे एक ही आएंगे, है ना, तो उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे? विल डू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। फिर आपका है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जो एक साथ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, कार्ड इज रेड एंड किंग, ठीक है। तो वो रेड भी हो सकता है और किंग भी हो सकता है, दोनों एक साथ पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को ऐड करेंगे और ए, और ये जो उल्टा यू है, उल्टा यू का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। तो ए और बी में जितनी कॉमन चीजें उनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, फिर जो ओवरलैप हो रही है चीजें, मतलब जो कॉमन है ए में भी और बी में भी, उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेसिकली ये है, पहला आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स का होता है। तो एक इवेंट होने का दूसरे इवेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो और डाइस रोल कर रहे हो, अलग अलग चीजें, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। लेकिन जो डिपेंडेंट इवेंट्स है वो क्या होते हैं? जैसे कि एक इवेंट होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है। जैसे बैग से कार्ड निकालना विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसके बाद क्या होएगा, अगला जो है वो आपका सेम हो सकता है, एक्सक्लूसिव हो सकता है अगेन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। ऐसा इसलिए करेंगे कि पहले ए होने का चांस है और फिर ए होने के बाद बी का चांस है, तो इसलिए विल टेक ए 2 टाइम्स इंटू कंसिडरेशन, क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। सो इफ यू I think you was like pretty much able to understand these topics, ठीक है। और अगर इफ़ आई ब्रॉट यू एनी न्यूमेरिकल वीडियो तो मैं उसमें इसको सॉल्व करके भी दिखा दूंगी, है ना। चलिए, ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बायस थ्योरम, ठीक है। ये एक थ्योरम है जहाँ पे हम इन्वर्स प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं। तो बेसिकली ये थ्योरम तब यूज़ होता है जब इवेंट्स कंडीशनली डिपेंडेंट होते हैं और हमें प्रायर प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी पता हो, ठीक है। और हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, मतलब कि रिजल्ट मिलने के बाद का कॉज का चांस, मतलब आपके पास ऑलरेडी रिजल्ट है लेकिन आप उसके पहले ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम बायस थ्योरम के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली सिंपल तरीके से बोलूँ तो आपके पास बी मिला है। अब ये कौन से कॉज, मतलब A1 से मिला, A2 से मिला, A3 से मिला, किसकी वजह से हुआ होगा वो कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम बायस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो AI है आपका, ठीक है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज AI है, मतलब होने से पहले का चांस है, ठीक है। B अपॉन AI इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट B गिवन कॉज AI, मतलब AI हुआ हो तो B आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। और AI अपॉन बी मतलब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, मतलब बी होने के बाद AI आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहले हर कॉज का ओरिजिनल चांस जो है प्रायर, मतलब उसके पहले का, वो ले लेंगे हम। फिर देखो कि उस कॉज से रिजल्ट बी आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। मतलब कि अगर डाइस फेंक के 6 आया है, ठीक है, तो हम पहले ये ले लेंगे कि 1/6 प्रोबेबिलिटी है 6 आने की, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फेंकने के बाद
कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब डाइस फेंकने के बाद 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब जब हम आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे कॉजेस के टोटल चांस से डिवाइड कर देंगे, तो आपका फाइनल रिजल्ट जो है कि बी जो भी आप निकाल रहे हैं उसके होने के बाद स्पेसिफिक कॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होगा उसको बायस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। आई नो इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, आप रिवाइंड करके इसको 1-2 बार और सुनिएगा अगर आपको समझ में ना आए तो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ। जैसे फैक्ट्री में मल्टीपल मशीन्स हैं, एक डिफेक्टिव आइटम मिला आपको, अब बायस थ्योरम बताता है कि कौन सी मशीन से डिफेक्टिव आया होगा, ठीक है। यानी जो रिजल्ट डिफेक्ट मिल गया आपको, अब पिछली कॉज मतलब पिछला मशीन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ठीक है, इसी को हम बायस थ्योरम बोलते हैं। मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग वन इज डिफेक्टिव। अब अभी आपको पता है कि आउट ऑफ एवरीथिंग वन इज डिफेक्टिव, लेकिन अब आप रिवर्स जाके उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसको हम बायस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि रैंडम वेरिएबल का हर पॉसिबल वैल्यू पे किस प्रोबेबिलिटी से अकर होगी, मतलब किस वैल्यू के होने का कितना चांस है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको बताता है, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज होता है जब फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हो आपके पास, ठीक है, एंड ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, जैसे कॉइन में हेड या टेल, ठीक है, उससे ज़्यादा आउटकम्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो हर ट्रायल में सेम ही होगी, ठीक है, जैसे कि 1/2, ठीक है। अब ट्रायल्स जो है वो आपके इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक का रिजल्ट दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एन, जो आपका फॉर्मूला दिया है एन का मतलब क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स है यहाँ पे, पी मतलब है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कितनी आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो पी होता है, और क्यू होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी है, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली के सक्सेसर्स की पॉसिबिलिटी कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका जो मीन वेरिएंस होता है वो बेसिकली मीन वेरिएंस या स्टैंडर्ड वेरिएशन वो आपका निकलता है n इंटू पी इंटू क्यू करके, और मीन जो है वो n इंटू पी करके निकलता है। इस पर बहुत बारी क्वेश्चन आया तो प्लीज़ इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे 10 कॉइन है दैट टॉसेस, ठीक है, अगर आप उसको 10 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपका हेड या टेल आ रहा है तो वही आपका सक्सेस है, 2 आउटकम्स ही हैं आपके जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर शूटिंग एट टारगेट 5 टाइम्स, तो आप टारगेट पे 5 बार शूट कर रहे हैं, तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे बैच ऑफ 20 बल्ब्स ईच डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी, मतलब बैच ऑफ 20 बल्ब में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स है, या तो सक्सेस होगा फेलियर होगा, या तो सही होंगे या डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो है इसको आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो बाइनोमियल का मतलब होता है रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स प्लस कांस्टेंट सक्सेस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए हाँ जी, चलिए ये जो आपका n और r है फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखो तो ये बताता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स में से कितनी बार r सक्सेसेस कितनी बार तरीकों से चूज हो सकता है, ठीक है। मतलब r सक्सेस किस ऑर्डर में आएगा, उसके टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो हैं वो r होता है आपका, ठीक है। और बाकी फिर आप उस हिसाब से फॉर्मूला जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। p इज योर प्रोबेबिलिटी, q इज योर और प्रोबेबिलिटी, p इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज योर प्रोबेबिलिटी of failures, n is your number of trials, and r is basically r is कि आप how many times you can succeed into that particular thing, ठीक है। अब इसको सब कंबाइन कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, बट मेजरली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन मीन या मीन वेरिएंस से आते हैं, तो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0.2 दी हुई है, ठीक है, सक्सेस की, तो फेलियर की कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.2, दैट इज योर 0.8, ठीक है। चलिए तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको n या p दिया हुआ है तो आप मीन और वेरिएंस दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, देखते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।
So basically Poisson distribution is used when you want to find the probability of how many times an event will happen with fixed time or area, specifically when the event is rare. ये हम तब निकालते हैं जब आपका event जो है वो बहुत rare होता है, and number of, basically for example अगर मैं आपको बताऊँ, number of calls received in 1 hour, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ डे एंड नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स ऑन अ पेज, ठीक है। तो जब आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा होता है और मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है और उसमें जो इवेंट्स अकर कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, तो तब हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। नाउ लेट्स जस्ट ब्रेक दिस डाउन इन द सिंपलेस्ट वे। तो यहाँ पे जो एक्स है, ठीक है, कैपिटल एक्स, दैट दिस मीन्स व्हाट यू वांट, लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एक्स इवेंट्स हैपनिंग, ठीक है। जो भी एक्स इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है उसको एक्स बोलते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे आपका ई माइनस ये जो वेरिएंस है, वेरिएंस को कई किताबों में एम भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये जो आपका मीन वेरिएंस या फिर ये जो आपका ये सिंबल बना हुआ है, इसकी जगह आप एम भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स योर मीन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये सिंबल है ये डिनोट करता है मीन और एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। और अगेन फिर आपका जो है वो फिर यही कैपिटल एम आ जाएगा यहाँ पे, मतलब मीन या एवरेज, ठीक है। और फिर आर इज बेसिकली योर एक्स ओनली, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आर फैक्टोरियल है, आर फैक्टोरियल या एक्स फैक्टोरियल, किसी किताब में आर होगा किसी किताब में एक्स होगा। बेसिकली दिस इज आर फैक्टोरियल, मीनिंग यू मल्टीप्लाई ऑल नंबर्स डाउन आर डाउन टू 1, मतलब अगर यहाँ पे आर फैक्टोरियल अगर 3 फैक्टोरियल है तो आप 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे। अगर 7 फैक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे ऐसे फैक्टोरियल हम निकालते हैं। और जो 0 का फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है हमेशा, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है ये जान लेते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप्ड कर्व होता है जो बताता है कि डेटा का मोस्ट वैल्यूज एवरेज के आसपास होता है, मतलब जो डेटा के जो सारे वैल्यूज हैं वो उसके एवरेज के आसपास होते हैं। और जैसे जैसे एवरेज से दूर जाते हो, ठीक है, वैसी वैल्यूज जो है वो कम हो जाती है। इसमें जो मीन है, ठीक है, मीन का ये सिंबल है, ये जो यू करके दिया हुआ है एक्स माइनस यू फॉर्मूले में, ठीक है, ये आपका मीन का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर मीन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ये है, ये जो लूप दिया हुआ है दिस, ठीक है, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और यहाँ पे z स्कोर मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। अभी z स्कोर क्या है वो देख लेते हैं अपन, ठीक है, देखेंगे अभी, ठीक है। तो मीन जो है बेसिकली आपका यहाँ पे कर्व का सेंटर होता है, ठीक है, यही डाटा मोस्ट कंसंट्रेटेड होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका मीन है, मीडियन है, मोड है, तीनों बराबर होते हैं। अभी जब इसका स्क्यूनेस बनेगा, अभी हमने स्क्यूनेस पढ़ा, बताइए बताइए, मीन मीडियन मोड है तो डेटा स्क्यूड होगा? बिल्कुल नहीं, एकदम सिमेट्रिकल होगा, बीच में से लाइन जाएगी, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे बताता है कि डेटा मीन से कितना स्प्रेड है, मतलब कि स्मॉल अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसका मतलब ये है कि डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है और स्प्रेड नहीं है। और अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन लार्ज है, मतलब जो आपका डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, ठीक है। अब जेड स्कोर देख लेते हैं। जेड स्कोर क्या होता है? बेसिकली जेड स्कोर एक वैल्यू को मीन से कंपेयर करता है और बताता है कि वैल्यू कितने स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर है, ठीक है। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक होता है, इसमें आपका वही मीन मीडियन मोड जो है वो बराबर होता है, ठीक है। और इसमें एक रूल यूज होता है जो 68, 95 और 99.7 रूल होता है, ठीक है। इसको फॉलो करते हैं तो मतलब 68% डेटा जो है वो आपके 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आता है, ठीक है। मतलब जो 1 प्लस +1 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके अंदर जो है आपका वो 68.27 टू बी प्रिसाइज डेटा जो है वो आता है, ठीक है। और 95% जो डेटा है वो आपके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आता है और 99.73% जो डेटा है वो आपके पॉजिटिव या फिर इक्विवेलेंट 3 स्टैंडर्ड डेविएशन जितना होता है, ठीक है। तो इसको ही हम जेड स्कोर बोलते हैं,
ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है आपके कर्व के अंदर पूरा जो मतलब जो टोटल एरिया होता है कर्व के अंदर वो 1 होता है, और अगर वो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो इतने इतने परसेंट का डेटा इस स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से होगा। ठीक है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन रियल लाइफ मेजरमेंट्स में बेसिकली आप कैसे कर सकते हैं, हाइट के लिए, वेट के लिए, आईक्यू स्कोर्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। ये इनको डिस्क्राइब करने के लिए परफेक्ट होता है। ठीक है, सो अभी आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये नंबर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनसे डायरेक्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज़ इनको याद रखिएगा। आई होप आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम देखेंगे रिसर्च। ठीक है, रिसर्च का कंसेप्ट और टाइप्स। ठीक है, मतलब रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एम्ड एट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स, वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स एंड एनालाइजिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, मतलब रिसर्च जो है वो आपका सिस्टमैटिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, जहाँ पे आप किसी ऑलरेडी डिस्कवर्ड चीज़ को रीडिस्कवर करते हैं। ठीक है, और उसके बारे में नए फैक्ट्स और आपके जो ओल्ड फैक्ट है उनको वेरीफाई करना, और ओल्ड फैक्ट और न्यू फैक्ट और हर चीज़ के पीछे का रिलेशनशिप क्या है उसको एनालाइज करना। ठीक है, मतलब आपके पास ऑलरेडी आप किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको और अच्छे से एनालाइज करने को, उसके डेप्थ स्टडी और आगे रिसर्च को आप क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, अभी रिसर्च हम किस ऑब्जेक्टिव से करते हैं ये देख लेते हैं। पहला है, अगर आप किसी टॉपिक को ऑलरेडी जानते हो, उसमें आपको और नॉलेज या इंसाइट देखना है तो आप रिसर्च करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है, जैसे कैंसर एग्जिस्ट, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बट अंटिल अनलेस यू विल नॉट रीच टू द एकदम लाइक रूट cause of whatever the disease is, the researchers and doctors and etc will keep on researching on that so that they can find a solution to that problem. ठीक है, और फिर उसके बाद आप जो हाइपोथेसिस सोचते हैं, मतलब आपको पहले कोई चीज़ पता है, अब आप उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। ठीक है, और कुछ थ्योरीज बनाते हैं, लेकिन ये वैलिड नहीं मानी जाएंगी जब तक आप इनको टेस्ट नहीं करेंगे। तो आपने जो भी अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया है, वो आपका हाइपोथेसिस है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर उसको टेस्ट करने के लिए आप रिसर्च करेंगे, और फिर उसके बाद आखिर में कंक्लूजन निकालेंगे कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए, these are few of the very basic objective of research. Now let's just move forward. अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है। ये आपने पेपर 1 में भी चैप्टर 2 के अंदर आई थिंक बहुत डिटेल में ये सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन ठीक है, चलिए यहाँ पे भी गुड थिंग इज कि ये जो चैप्टर है आपको दोनों तरीके से बेनिफिट करता है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। ठीक है, तो पहला टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो एक्चुअली जब मैं एग्जाम दे रही थी ना, तो मुझे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, दो इट्स वेरी इजी, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं करके इसको भूल जाते हैं बार बार। तो इसमें मैंने उसको इतना शॉर्ट और समराइज कर दिया कि अगर आप इस टेबल को याद रखेंगे तो शायद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इनके बीच में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो पहला होता है आपका बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरा होता है आपका अप्लाइड रिसर्च। तो जो आपकी बेसिक रिसर्च है, ठीक है, दिस इज बेसिकली दिस डेवलप जनरल प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी, जहाँ पे आप बेसिकली जनरल प्रिंसिपल और थ्योरीज डेवलप करते हैं, वो आपकी बेसिक या फिर फंडामेंटल रिसर्च होती है। एक होती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली होती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अप्लाइड रिसर्च के अंदर आता है एक और रिसर्च, उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च जो होता है वो, तो बेसिकली एक्शन रिसर्च पे आई थिंक कई बार सवाल आए, इसलिए मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अप्लाइड रिसर्च के अंदर का एक टाइप होता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, अब अप्लाइड बेसिकली कोई भी जो है आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए आप जो रिसर्च करें उसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। दैट इज नॉट वेरी थ्योरेटिकल बट यू आर एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब अप्लाइड के अंदर भी एक रिसर्च आती है, उसको एक्शन रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने के लिए होती है, जैसे टीचर अपनी क्लास का डिसिप्लिन इंप्रूव करने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। ठीक है, उसका ना एक स्टेप्स भी होता है एक्शन रिसर्च का, आई थिंक इट्स प्लान। ठीक है, आप पहले प्लान करोगे कि आपको वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। तो बेसिकली व्हेन यू डन प्लानिंग कि आपको करना क्या है, उसके बाद वो उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे, कलेक्ट करेंगे डेटा कि आपके प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद कितने चेंजेस आए, और उसके बाद आप रिफ्लेक्ट या एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अबाउट प्लान, इम्प्लीमेंट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है,
तो आई होप यू क्लियर विद एक्शन रिसर्च विद इन अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा वर्बली डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. ठीक है, तो पहला होता है डिस्क्रिप्टिव. यहाँ पे हम जो है वो हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में रिसर्च करते हैं. ठीक है, यूजिंग सर्वेज एक्सेट्रा. फिर एक होती है आपकी एनालिटिकल रिसर्च. ठीक है, यहाँ पे हम फैक्ट और एनालिसिस का ज़्यादा यूज़ करते हैं रादर देन पुटिंग लॉट ऑफ फोकस इनटू डिस्क्रिप्शन. फिर है आपका टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सोर्स. ठीक है, तो पहला आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है. क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है आपका वो न्यूमेरिकल डेटा पे बेस्ड होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो आपके ओपिनियंस, एटीट्यूड और बिहेवियर पे बेस्ड होता है. ठीक है, अब टाइप ऑफ रिसर्च जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में डिवाइड होता है. क्रॉस सेक्शनल मतलब डेटा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप अभी रिसर्च कर रहे हैं तो इस वक्त एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कितना डेटा अवेलेबल है आप उसको उठा के पढ़ लेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. लेकिन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, जब आप एक ही पर्टिकुलर चीज़ का डेटा कलेक्ट करते हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, studying the impact of what is happening with this particular thing over a long course of duration, उसको हम longitudinal research बोलते हैं. ठीक है, अब on the basis of types of control we have experimental and non-experimental. तो experimental research वो होती है जहाँ पे variables are controlled to test cause and effect. मतलब आप variable को control करके cause and effect ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं. और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होती है जहाँ पे आप किसी भी वेरिएबल को मैन्युपुलेट नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसा ही रहेगा. आप इसको ट्विक करके दूसरे का उस पर क्या रिजल्ट है ये नहीं देखेंगे, यू विल जस्ट सिंपली ऑब्जर्व कि क्या नॉर्मली चल रहा है और आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है. आई होप आपको ये सब समझ में आई होंगी. इवन इफ यू नॉट राइटिंग तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सो दैट आप इनमें कंफ्यूज ना हो और इनको याद रख सकें. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं रिसर्च डिजाइन क्या होती है. अ रिसर्च डिजाइन इज द ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी. ठीक है, मतलब आपको एक रिसर्च स्टडी किस तरीके से करनी है उसका जो आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं, आप अपना प्लान बनाते हैं कि मैं कोई भी रिसर्च है ना वो किस तरीके से करूँगा, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन. इट स्पेसिफाइज व्हाट, हाउ एंड व्हेन डेटा विल बी कलेक्टेड एंड एनालाइज. ठीक है, अब इसमें कुछ एलिमेंट होते हैं. पहले आपको प्रॉब्लम डिफाइन करनी है कि आप रिसर्च किस बारे में कर रहे हैं. फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टडी को लेके, आपको किस तरीके का डेटा चाहिए पड़ेगा ये रिसर्च को करने के लिए. ठीक है, आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होएगा. ठीक है, आप किस तरीके के टूल्स और टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज़ करोगे डेटा कलेक्शन के लिए, जैसे सर्वे हो गया, क्वेश्चनायर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आप किस मेथड से, और ऑल्सो प्राइमरी डेटा चाहिए आपको, सेकेंडरी चाहिए, आप कैसा टूल्स और टेक्निक यूज़ करके डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर आप किस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे. ठीक है, और आपको ये पूरा रिसर्च करने के लिए हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड इनटू इट एंड हाउ मच मनी यू विल बी एबल टू, दैट इज योर टाइम एंड बजट प्लान फॉर योर रिसर्च that you're gonna do. So all of these things come inside research design, basically a blueprint of how you're supposed to execute your research. Okay, yeah. नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. अब रिसर्च डिज़ाइन के भी टाइप होते हैं. पहला है आपका एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन. ठीक है, ये आप तब यूज़ करते हो जब प्रॉब्लम आपको क्लियरली डिफाइंड नहीं है. आप बेसिकली रिसर्च के साथ, फ्लो के साथ आप जो है वो डिज़ाइन भी, डिज़ाइन बेसिकली आपके पास पहले बहुत कुछ नहीं होता है टू डिज़ाइन, बिकॉज यू आर इवन नॉट वेरी नोन टू द फैक्ट कि आपका रिसर्च किस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको हम एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन बोलते हैं. ठीक है, यू विल गो विद द फ्लो. फिर है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन. ठीक है, ये बेसिकली दिस डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, और ये सर्वेज और ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा यूज़ होता है. फिर आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसमें आप जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं जिससे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता लगा पाएँ, और इसमें आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इन्वॉल्व होता है. ठीक है, फिर आपका डायग्नोस्टिक और एनालिटिकल डिज़ाइन. ठीक है, जिसमें आप डायग्नोस करते हैं कोई कॉज. ठीक है, जो भी आपके कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कॉज डायग्नोस करते हैं और उसके लिए सोल्यूशन एनालाइज करते हैं, तो उसको डायग्नोस्टिक एंड एनालिटिकल डिज़ाइन बोलते हैं. मतलब आप किसी प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन क्या होएगा ये एनालाइज करेंगे. ओके, चलिए. अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन. इट इज़ दैट इट शुड बी क्लियर, your objectives must be clear, and then it minimizes biases, there shouldn't be any bias, and then it should be reliable and valid,
and also economical and flexible. Okay, yeah. Up next, we have data collection and classification of data. So basically, what is the meaning of data? Data means facts, figures, or information collected for analysis and references, and it can be quantitative, that is numerical, in numerical terms or forms, or qualitative, which is your descriptive data. ठीक है, अब डेटा जो है वो मेनली दो तरीके के हो सकते हैं. एक होता है आपका प्राइमरी डेटा जो आप फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हो, ठीक है, और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एज अ रिसर्च आप खुद जाके मार्केट में सर्वेज, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू यू आर कलेक्टिंग द वेरी फर्स्ट हैंड डेटा बाय योरसेल्फ, दैट इज योर प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा इज बेसिकली ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज्ड फॉर रेफरेंस. मतलब किसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, किसी मैगजीन पे अवेलेबल है, किसी न्यूज़पेपर ने आपको ऑलरेडी पब्लिश करके दिया हुआ है, गवर्नमेंट पोर्टल्स पे अवेलेबल है, तो मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा आप उठा के उस पर एनालिसिस या काम कर रहे हैं, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. ठीक है, अगेन यू कैन गेट दीज फ्रॉम जर्नल, डेटाबेस, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. ओके, चलिए. अब नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा. आप डेटा को किस किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं. तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप ऑब्जर्वेशन, बेसिकली आप वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर या फिर इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हैं या बिहेवियर लोगों के, आप जाके देख सकते हैं और उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, देन यू हैव इंटरव्यूज, जहाँ पे आप पर्सनली या टेलीफोनिक क्वेश्चनिंग कर सकते हैं लोगों से, एंड यू कैन गेट द डेटा. देन दस क्वेश्चन आया, स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन सेंड टू रिस्पॉन्डेंट्स. आप रिस्पॉन्डेंट को क्वेश्चंस भेजते हैं जहाँ पे वो अपने इनपुट्स लेके आपको फॉरवर्ड करेंगे या रिप्लाई करेंगे, फिर आप उससे डेटा जो है वो अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फिर है स्केड्यूल्स. स्केड्यूल्स आर बेसिकली इन्यूमरेटर फिल इन रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग इंटरव्यूज. ठीक है, तो जो भी अपना कर रहा है, जो भी सर्वे कर रहा है या जो भी डेटा कलेक्ट करना चाहता है, वो खुद अपने हिसाब से रिस्पॉन्सेज फिल करेगा ड्यूरिंग इंटरव्यूज. मतलब इंटरव्यू कोई और दे रहा है और आप उसकी बातें सुन के जो भी आपको ज़रूरत का है वो आप लिख ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केड्यूल्स. ठीक है, मतलब बेसिकली मैं अगर इंटरव्यूअर हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत बड़ा डेटा शीट है और मैं सामने वाले का इंटरव्यू ले रही हूँ, और मुझे जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं खुद ही फिल इन करती जा रही हूँ, जो सामने वाला है वो सिर्फ मुझे इनपुट्स दे रहा है. ओके, देन वी हैव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब साइंटिफिक टेस्टिंग अंडर कंट्रोल कंडीशन. आप लैब के अंदर है ऐसी कोई भी नॉर्मल टेस्टिंग कर रहे हैं जहाँ पे आप वो पूरा प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट जो है वो करके देख रहे हैं और फिर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो ये सारे कुछ टाइप हो जाएंगे आपके प्राइमरी डेटा कलेक्शन के. फिर हमारे पास है सेकेंडरी डेटा सोर्सेज. तो अगेन जो पब्लिश सोर्सेज होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिसर्च जर्नल्स, कंपनी रिपोर्ट्स, यहाँ सारी चीज़ों से आप डेटा उठा सकते हैं. और फिर एक होते हैं आपके अनपब्लिश सोर्स, जहाँ पे आपके इंटरनल रिकॉर्ड, रिसर्च नोट्स एक्सेट्रा, मतलब आपका ही पहले का प्राइमरी डेटा आपकी अगली रिसर्च के लिए आपका सेकेंडरी डेटा हो सकता है. ठीक है, अनपब्लिश्ड सोर्सेज हो सकते हैं आपके. ठीक है, मतलब जो जो आपके पास डेटा है लेकिन किसी भी सोर्स से हो सकता है, मतलब किसी और बंदे ने भी कलेक्ट किया हुआ है लेकिन वो कहीं पब्लिश नहीं हुआ है. ठीक है, तो उसको अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा सोर्सेज बोल सकते हो आप. ठीक है, और पब्लिश मतलब जो ऑलरेडी पब्लिश है, अवेलेबल टू एवरीवन, दैट इज योर पब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा सोर्सेज. ठीक है, चलिए. अब हम देखते हैं सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट्स, ये क्या होता है. ठीक है, तो बेसिकली पॉपुलेशन क्या होता है, द इंटायर ग्रुप ऑफ आइटम्स और इंडिविजुअल अंडर स्टडी. ठीक है, अगर मुझे टीनेजर के ऊपर कोई काम करना है, रिसर्च करनी है, तो पूरे, अगर मैं जोग्राफिकली देखूँ, अगर मैं इंडिया की बात करी तो मेरी पॉपुलेशन क्या होगी, इंडिया की इंटायर टीन एज पॉपुलेशन. ठीक है, लेकिन अब सैम्पल क्या होता है, ऑब्वियसली आई कैन गो टू एवरी सिंगल पर्सन टू डू माई रिसर्च, राइट. तो मैं उस पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट लूंगी, अपनी सिटी के वेरियस स्कूल में जाके एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को सिलेक्ट करके उनसे डेटा निकालूंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पल. ठीक है, सो अ सैम्पल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस. ओके, अब हम देखते हैं सैम्पलिंग. सैम्पलिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट, मतलब कि आपको सैम्पल सिलेक्ट करने के प्रोसेस को, बहुत बड़े पॉपुलेशन में से थोड़ा सा सैम्पल सिलेक्ट करने को सैम्पलिंग कहते हैं. ठीक है, थोड़ा सा सबसेट पॉपुलेशन सिलेक्ट करने के प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं. ठीक है, चलिए, जैसे कि आप आपके पूरे पॉपुलेशन का एक कंक्लूजन निकाल पाए. ठीक है, सो दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज सैम्पलिंग. ओके, अब सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, आपका टाइम और कॉस्ट बचता है, आप हर एक बंदे के पास जाके जो है वो नहीं पता कर सकते, अदरवाइज इट विल टेक यू लाइक many lifetimes to complete one particular research. Okay,
फिर उसके बाद सैम्पल जो है आपका, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता है हैंडल करने के लिए। जैसे अगर 500 सैम्पल लिया है तो आपने, तो वो आपका बहुत ही ज़्यादा लेस, मतलब आपका डेटा हैंडलिंग जो है बहुत स्मूथ रहेगा, जिसकी वजह से आपको जो एरर्स हैं वो काफ़ी कम होंगे, ठीक है। फिर सूटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है, ऑब्वियसली यू कैन इंक्लूड एवरी सिंगल इंडिविजुअल इनटू दैट, तो इसलिए जो सैम्पलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, ओके। अब इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस कैसे? सैम्पलिंग एरर में आकर, ठीक है, सैम्पलिंग एरर ज़रूर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा वेराइड है और ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये होमोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस हो सकता है। अलग अलग आइडेंटिटी, टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइसेस होते हैं लोगों के, तो प्रॉबेबली आपका जो सैम्पल आपके पास है पॉपुलेशन का, वो खुद बहुत ज़्यादा होमोजीनियस हो एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत स्पेसिफिक एरिया से उठाया है, इसलिए यहाँ पे प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है कि सबका टेस्ट और प्रेफरेंस सेम हो एज कम्पेयर टू पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट स्टेटस, यू नो, एक्सेट्रा, डेमोग्राफिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। हम ऑल्सो, आपको ये सब करने के लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। समवन हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स वोंट बी एबल टू डू इट एंड देन मे नॉट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन इन इफ डन पुअरली। अगर आप सही से नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल पॉपुलेशन। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि आप डेटा निकाल रहे हैं 100 लोगों में से सैम्पल करके कि व्हाट पीपल लाइक मोर, क्रिकेट और फुटबॉल, अब आप मान लीजिए उस जगह में मे बी फुटबॉल का क्रेज ज़्यादा है, तो आपका सैम्पल जो है वो इस हिसाब से निकला है कि मेजोरिटी ऑफ द टीनेजर्स लाइक फुटबॉल, लेकिन वो बाकी सारी पॉपुलेशन के हिसाब से करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉबेबली यू हैव नॉट टेकन इट प्रॉपर्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ सैम्पलिंग, आप किस तरीके से सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो मेजरली दो मेथड्स होते हैं, एक होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है उनके अंदर ये सब आते हैं, ये देख लेते हैं हम। पहला आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मतलब एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, बिल्कुल लॉटरी मेथड है। आप कहीं पे भी जाके रैंडमली लोगों को या फिर जो जिनका भी आपका सर्वे करना है आप उनको रैंडमली पिक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। जैसे लॉटरी मेथड जो होता है उसको आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोल सकते हैं। फिर हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है? अब अगर मैं कहीं किसी को पिक करने जा रही हूँ, लाइक आई एम चूजिंग किड्स फ्रॉम स्कूल, अब मेरे पास कुछ भी वो नहीं है, मेथड नहीं है चूज करने का, तो मैं बोलूँगी हर पांचवें बच्चे को अल कॉल एंड टेस्ट और लाइक आस्क देम फॉर माय सर्वे। तो हर पांचवा बच्चा, मतलब हर nth यूनिट या kth यूनिट, या फिर बेसिकली मैं एक ऑर्डर बना दे रही हूँ, यहाँ पे है कुछ नहीं, वो भी रैंडमली आ रहे हैं, बट हर क्लास में से मैं हर 5th बच्चे को उठा रही हूँ, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है तो रैंडम ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड ही है, लेकिन हमने एक सिस्टम बना दिया है कि विल टेस्ट एवरी 5th पर्सन इन दिस लाइन, ठीक है। फिर है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये क्या होता है? पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू स्ट्रैटा, ग्रुप्स एंड सैंपल्स टेकन फ्रॉम ईच। मतलब अब जैसे मेरे को मेरी कॉलोनी का सर्वे करना है, ठीक है, तो मैं हमारे कॉलोनी के लोगों को एक ग्रुप में डिवाइड कर देती हूँ कि मैं कुछ 10 to 15 एज ग्रुप एक ये हो गया, ठीक है। फिर आपका 16 to 25 एक एज ग्रुप ये हो गया, ऐसे ऐसे करके। अब उनमें से भी मेरे को रैंडम बंदे ही उठाने हैं, लेकिन मैंने उनको क्या किया है, एक स्ट्राटा में ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिससे सैंपल जो है वो हर ग्रुप में से लिया जा सके, ठीक है। फिर आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स, सम क्लस्टर्स, ठीक है, और उसमें से आप रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। अब क्लस्टर और स्ट्राटा में ये डिफरेंस है कि ग्रुप्स जो बेसिकली आप बनाते, अब बेसिकली बना आप दोनों में ग्रुप ही रहे हो, लेकिन जो डिफरेंस की बात है वो ये है कि स्ट्रैटिफाइड में आप ग्रुप बनाओगे और हर ग्रुप से थोड़ा थोड़ा सैंपल लोगे, ठीक है। लेकिन क्लस्टर में आप नेचुरल ग्रुप्स बनाओ और कुछ ग्रुप ही सिलेक्ट करो और उनके सब लोग सैंपल ले लो, ठीक है। अब जैसे मुझे अगेन मेरे को मेरे कॉलोनी में ही क्लस्टर सैंपलिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगी, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ग्रुप्स लाइक एज वाइज 10 to 15, उसके हिसाब से मेरे मेरे जो कॉलोनी में 50 घर हैं, तो मैं उन 50 घर में से 5 घरों का ग्रुप बनाऊंगी और उस 5 घर में से हर इंसान का सैंपल ले लूंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग। मतलब हम यहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, हम बेसिकली क्लस्टर बना दे रहे हैं और उसमें से हर एक इंसान की जो है वो सैंपलिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर, ओके। फिर आता है आपका मल्टी स्टेज सैंपलिंग। तो
बेसिकली जो आपका सैम्पलिंग है वो बहुत स्टेजेस में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले आप पर्टिकुलर रीजन सेलेक्ट करेंगे, फिर सिटी सेलेक्ट करेंगे, फिर हाउस होल्ड सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली आप कर प्रोबेबिलिटी से ही रहे, लेकिन आप बहुत स्टेजेस में कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो उसको हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो इसमें पहले आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मतलब अगर मैं भोपाल रहती हूँ तो आई विल take the data of people nearby me so that my research is easier and accessible, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इसको हम probability क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सो दैट इज नॉट प्रोबेबल, ठीक है। ये मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक छोटे सबसेट में से सैंपल निकाल रही हूँ, तो इसलिए इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलेंगे, ठीक है। फिर एक जजमेंट या फिर पर्पसेस सैम्पलिंग, ठीक है। ये जो है वो रिसर्चर के एक्सपर्टीज पे बेस करती है कि उसको पर्टिकुलरली किससे सैम्पल करना है, ही नोज दैट, ठीक है। तो जब व्हेन अ रिसर्चर नोज हुम टू सैम्पल, तो उस टाइम पे ये जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं रहती, ठीक है। वाई? बिकॉज द रिसर्चर हैज द एक्सपर्टीज टू हुम टू टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर कलेक्टिंग द सैम्पल। फिर आपका कोटा सैम्पलिंग, मतलब आप यू जस्ट सैम्पल, योर सैम्पल इज चूजन टू मीट सर्टेन कोटा कैरेक्टरिस्टिक। मतलब आप कोटा से जो है, मतलब आपको अगर जैसे आपको जेंडर रेशियो चाहिए तो आपको 50 फीमेल चाहिए, 50 मेल चाहिए, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर कोटा बना रहे हैं और आपको उसको फिल करना है कि इतने लोग इधर से तो होने ही चाहिए। तो इसमें बहुत रैंडम लोग जो होंगे बीच में वो तो छूट ही जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप कोटा सैम्पलिंग कर रहे हैं तो ये भी फिर नॉन प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। और फिर होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, मतलब एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट रेफर न्यू पार्टिसिपेंट। मतलब अब आपको बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की सैम्पलिंग करनी है कि आपको सिर्फ इंजीनियर्स का डेटा चाहिए। अब आपको नॉर्मली तो आपको लाइन से इंजीनियर्स मिलेंगे नहीं, तो अगर आप 2 लोगों को जानते हैं आप उनका इंटरव्यू लेंगे और आप फिर बोलेंगे कि प्लीज़ आप मुझे 2 और लोग आपके सेम प्रोफेशन से रेफर करिए, तो उसको स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते जाते हैं बिकॉज दे शेयर समथिंग और अदर इन सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज यूज इन हिडन पॉपुलेशन। आपको भी नहीं पता होगा कि सैंपल कहाँ से आया है और किससे लिया गया है, और जो रिसर्चर होगा उसको भी एट अ मोमेंट नहीं पता होगा कि रैंडमली वो किससे सैंपल लेने जा रहा है। दैट इज नॉट रैंडम, दैट इज वाई दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इट्स अ रेफरल बेस्ड काइंड ऑफ अ थिंग वेयर इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग विच takes place in chain kind of a situation, like one person gives and probably he has the knowledge of another person with the same background, so he'll refer the researcher to that guy, and so on a very particular specific thing when is required to be researched by an individual, then they're going to be choosing this kind of sampling method, okay. Also non-probability sampling is also known as non-random sampling kind of a thing, and also probability sampling is random sampling method, okay। चलिए, नेक्स्ट वी हैव सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स लाइक मीन और प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ अ फिक्स साइज फ्रॉम अ पॉपुलेशन। मतलब कि आपका जो सैम्पल है वो आपके पूरे पॉपुलेशन में से कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सो इफ वी रिपीटेडली टेक सैम्पल ऑफ साइज एंड कंप्यूट देयर मीन्स, the distribution of all those means from a sampling distribution of the mean, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप बार बार एक ही सैंपल लें, ठीक है, और एक ही नंबर ऑफ पीपल या ग्रुप से लें, ठीक है, और फिर आप उसका मीन निकालें, ठीक है, तो उस पूरे मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका, वो उसको आप बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, ठीक है। चलिए अब आप देख लेते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। तो regardless of the population distribution, the sampling distribution of the sample mean approaches a normal distribution as the sample size becomes large, ठीक है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम पॉपुलेशन से बार बार रैंडम सैंपल्स लें और उनके मीन्स कैलकुलेट करें, तो उन सैंपल मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे नॉर्मल या फिर जो बेल शेप है उस तरीके का बन जाता है, चाहे ओरिजिनल पॉपुलेशन नॉर्मल ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो चाहे पॉपुलेशन का शेप कैसा भी हो, स्वीग्ड हो, अनइवन हो, कुछ भी हो, अगर सैंपल साइज लार्ज है, मतलब आपका ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा हो, तो सैंपल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। और जैसे जैसे सैंपल साइज बड़ा होता है, सैंपल मीन्स और एक्यूरेट होते जाते हैं, ठीक है।
अब इस बेसिकली implications are written here, जैसे this enables use of normal distribution for statistical inferences, मतलब कि इससे हम normal distribution का use करके statistical में आप inferences दे सकते हैं. The mean of sampling distribution is equals to population mean, मतलब यहाँ पे जो sampling distribution का mean जो है वो आपके population mean के बराबर हो जाता है. ठीक है. And the standard deviation of sampling distribution is, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली ये बताता है कि सैंपल मीन कितना पॉपुलेशन मीन से फ्लक्चुएट करेगा. ये बेसिकली सैंपल मीन्स की स्टैंडर्ड डेविएशन होती है. ठीक है. अब इसका फॉर्मूला होता है SE upon that sign is a sigma. Okay, sigma इसका मतलब होता है population standard deviation upon under root n is your sample size. तो basically standard deviation और standard error is equals to sigma upon under root n. ठीक है. अगर sample size जो भी है n बढ़ जाए अगर आपकी sample size में, ठीक है, तो denominator बड़ा होता है जिससे जो आपका स्टैंडर्ड एरर है वो कम होता जाता है. तो आप जैसे जैसे अपना सैंपल साइज जो है वो बढ़ाते जाएंगे आपका स्टैंडर्ड एरर जो है वो इवेंचुअली कम होता जाएगा. ठीक है. चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो बेसिकली सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो ये बताता है कि सैंपल मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा और स्टैंडर्ड एरर ये बताता है कि वो सैंपल मीन्स कितना स्प्रेड होगा. ठीक है. और जैसे जैसे आप जो अपना n है उसका साइज बढ़ाते जाएंगे तो आपका स्टैंडर्ड एरर जो है वो ऑलमोस्ट कम होता जाएगा, नेग्लिजिबल होता जाएगा. ठीक है. चलिए, अब आगे देख लेते हैं स्टैंडर्ड एरर के बारे में स्पेसिफिकली. सो इट मेजर्स द dispersion of sample statistics like sample mean around the population parameter, and it indicates the reliability of sample estimate. Basically standard error ये बताता है कि आपका जो sample है वो statistically जो है कितना फैला हुआ है और वो कितना आपके population parameter से रिलेट कर सकता है, कितना उसके आसपास है. ठीक है. ये बताता है कि आपका जो सैंपल एस्टिमेट है वो कितना रिलायबल है. ठीक है. अब आप इसको वेरियस तरीके से निकाल सकते हैं. पहला है स्टैंडर्ड एरर फॉर मीन. तो उसका फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया वही होता है जो कि है सिग्मा अंडर रूट एन. ठीक है. फिर होता है फॉर प्रोपोर्शंस. तो प्रोपोर्शंस के लिए फॉर्मूला होता है आपका, अब फॉर्मूला देखने के पहले समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन होता क्या है. तो बेसिकली जब हम सैंपल प्रोपोर्शन को पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के एस्टिमेट के लिए यूज करते हैं तब जो वेरिएशन आता है उसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है पूरा अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन. तो यहाँ पे जो p है वो आपका सैंपल प्रोपोर्शन है, सक्सेस रेशियो है. q जो है वो आपका फेलियर प्रोपोर्शन है. ठीक है. और q निकालने का फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p. तो आपका सक्सेस में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका फेलियर आ जाएगा अपॉन n. n आपका सैंपल साइज है. ठीक है. तो बेसिकली अगर सैंपल साइज में n बढ़ता है, ठीक है, तो अगेन आपका स्टैंडर्ड एरर फॉर प्रोपोर्शन जो है वो कम होता है, तो प्रोपोर्शन ज्यादा एक्यूरेट होता है. ठीक है. अब अगला है आपका स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स. ठीक है. अब क्या होता है जब हम दो सैंपल्स के मीन्स कंपेयर करते हैं, एग्जाम्पल मेल वर्सेस फीमेल स्कोर हो गया, तो उनके बीच जो नेचुरल डिफरेंस ड्यू होते हैं बेसिकली जो आपके नेचुरल डिफरेंस होते हैं सैम्पलिंग वेरिएशन की वजह से, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स कहते हैं. बेसिकली जो आपके दो डेटा के बीच के जो मीन्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होते हैं और उनके वेरिएशन की वजह से जो स्टैंडर्ड एरर में डिफरेंस होते हैं उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एन. तो बेसिकली सिग्मा ऑफ मीन 1 अपॉन एन ऑफ मीन जिससे आपने पहले वाला निकाला है, एंड सिग्मा ऑफ मीन 2 अपॉन नंबर ऑफ जो भी है स्टैटिस्टिक्स ऑफ अनदर मीन. ठीक है. तो पहला वाला है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सैंपल सिग्मा 1 और 2, और फिर एन जो है आपका वो सैंपल साइज है आपके दोनों ग्रुप का. ठीक है. तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स. अगर दोनों सैंपल का साइज बड़ा हो तो स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस जो है वो छोटा होता है और मीन के कंपैरिजन से ज्यादा रिलायबल होता है. ठीक है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन क्या चीज होती है. एस्टिमेशन का मतलब है सैंपल के बेसिस पर पॉपुलेशन का पैरामीटर एस्टिमेट करना. पॉपुलेशन का एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होता, इसलिए हम सैंपल से उसका अंदाजा लगाते हैं. ठीक है.
तो अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स होते हैं ये पता लगाने के लिए। पहला होता है आपका पॉइंट एस्टिमेशन। तो इसमें हम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट के रूप में देते हैं। एग्जाम्पल सैंपल का जो मीन है उसको यूज करके पॉपुलेशन मीन का अंदाजा लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही नंबर से हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन का मतलब यही होता है कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सैंपल का जो भी है कैलकुलेशन है, और आप उसके बेसिस पे जो है, उसके इन्फ्रेंस के बेसिस पे आप पूरे पॉपुलेशन का पैरामीटर जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं या अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। वही आपका स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन होता है। और उसमें जो पहला टाइप है पॉइंट एस्टिमेशन, वहाँ पे हमको एक सिंगल वैल्यू के एस्टिमेट से पूरे पॉपुलेशन मीन का पूरा एक किसी सैंपल मीन, जैसे आपके पास कोई सैंपल मीन है, आप उससे पूरा पॉपुलेशन मीन जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका इंटरवल एस्टिमेशन। इसमें हम एक रेंज को वैल्यूज देते हैं जिसके बीच पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करता है। ठीक है, जैसे रेंज के साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है, जैसे 95% कॉन्फिडेंस की एक्चुअल वैल्यू इसी रेंज में होगी। मतलब कि अगर इसको हम और सिंपल तरीके से समझे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, x प्लस माइनस जेड अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू आपका ये जो हमने ये क्या आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, अगर बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया गया है कि, और यहाँ पे ये जो आपका जेड अल्फा बाई 2 है, इसकी पूरी की एक जेड वैल्यू होती है। ठीक है, जो कि लगभग 95% होती है, जिसको आप डेसिमल में 1.96 कुछ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, सैंपल मीन के दोनों साइड में मार्जिन ऑफ एरर जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपको एक रेंज मिलती है जिसके अंदर पॉपुलेशन का ट्रू मीन होने के हाई चांस होते हैं। ठीक है, मतलब इंटरवल एस्टिमेशन में आप एक रेंज प्लस कॉन्फिडेंस के साथ एस्टिमेट लगाते हैं। आप कुछ जो रेंज है शुरू में और आखिर में उसको प्लस माइनस करके एक कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल निकालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर। तो पहला है अनबायसनेस। आपका जो एस्टिमेटर है उसमें जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है एस्टिमेटर की, वो सही ट्रू पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, एस्टिमेटर बिकम्स मोर एक्यूरेट विथ लार्ज सैंपल। तो कंसिस्टेंसी मतलब कि आपका जो पैरामीटर है वो कितना एक्यूरेट है, वो हमको पता चलता है जब आप बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहें उस चीज़ को लेके, और आप एक लार्ज सैंपल में जो है वो डील करें। ठीक है, अगला है हमारे पास एफिशिएंसी। एस्टिमेटर हैज मिनिमम वेरिएंस, क्योंकि इसमें वेरिएंस बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसलिए हम इसको एफिशिएंट मान सकते हैं। देन सफिशिएंसी, इट यूजेस ऑल अवेलेबल सैंपल इंफॉर्मेशन। और ये सफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका पूरा सैंपल इंफॉर्मेशन जो है वो यूज किया जाता है। जैसे कि सैंपल मीन जो है किसी इनकम की, वो कुछ 50,000 है। ठीक है, मीन निकाला है आपने एक सैंपल लेके, तो इनकम का जो कि 50,000 है, और इसमें जो आपका यहाँ ये जो सिग्मा है यहाँ पे, ठीक है, वो 5,000 है। बेसिकली स्टैंडर्ड एरर जो है यहाँ पे वो 5,000 का है, और नंबर ऑफ सैंपल जो है वो आपके 100 है। ठीक है, और इसको हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल में लेके चल रहे हैं। तो ये जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा, ये जेड अल्फा अपॉन 2 का जो स्कोर था, तो उसको 1.96 लिखते हैं हम डेसिमल में। ठीक है, तो अब 50,000 में हम प्लस माइनस कर लेंगे इतना मार्जिन। ठीक है, और उसमें हम स्टैंडर्ड एरर को जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपका जो भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्चुअली नॉट एरर बट स्टैंडर्ड डेविएशन, वो 5,000 का है, अंडर रूट एन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो कुछ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस कर देंगे हम उसमें 980। ठीक है, तो वो आपका कुछ इतना जो है, ये पूरा पॉपुलेशन इस अमाउंट के आसपास जो है वो दिखेगा। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज 49,020 से लेके 50,980। ये यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा कुछ टाइपिंग एरर है, तो ये आपकी शुरू की वैल्यू हो गई। एक रेंज हमने निकाली है यहाँ पे 49,020, बेसिकली 50,000 में से 980 जो है वो प्लस माइनस कर देंगे, तो ये जो आपकी रेंज आई है 95% कॉन्फिडेंस लेवल में, इसके बीच में ही आपके आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है 95% वो रिलाई करेगी। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है, तो पहला वाला ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। पहले देख लेते हैं हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन और स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर दैट कैन बी टेस्टेड स्टैटिस्टिकली यूजिंग सैंपल डेटा। मतलब बेसिकली आपने किसी रिसर्च के रिलेटेड एक हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशन स्टेटमेंट बनाई है, अजम्पशन या फिर स्टेटमेंट बनाई है, जिसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर के थ्रू टेस्ट करते हैं कि क्या ये
करेक्ट है या ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके बारे में एक पर्टिकुलर अनुमान या फिर एक स्टेटमेंट बना के चलते हैं और आप उसी हाइपोथेसिस के पीछे अपना पूरा रिसर्च कंडक्ट करके उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही है या गलत है, ठीक है। चलिए अब जो स्टेप्स होती हैं आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो दो तरीके की हाइपोथेसिस हम मेनली बनाते हैं, ठीक है। पहली होती है आपकी नल हाइपोथेसिस जो बताती है आपका जो डिफरेंट आप जो भी स्टेटमेंट ले रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है और उसमें कोई भी रिलेशनशिप मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मस्कीटोज हैज इफेक्ट ऑन मलेरिया पेशेंट्स, ठीक है, तो उसमें मेरी नल हाइपोथेसिस होगी मस्कीटोज हैज नो इफेक्ट ऑन मलेरिया पेशेंट्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये चीज प्रूव्ड है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि नल हाइपोथेसिस जो है वो आप जो भी पैरामीटर पे रिसर्च करना चाहते हैं उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाती, ठीक है। ये आपका नो वाला जो स्टेटमेंट होगा ये वो होगा, ठीक है। अब इसको हम डिनोट करते हैं HO से, ठीक है। और अगला है आपका, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो मीन है, मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2, ये आपका नल हाइपोथेसिस है, यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिखा है। बेसिकली जो मैंने आपको वर्बली बोला मस्कीटो वाला एग्जांपल, अब उससे याद रखिएगा। अगली होती है आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस और रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप जो है दोनों कंपोनेंट के बीच में वो एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं बोलूंगी मस्कीटोज हैज इफेक्ट ऑन मलेरिया पेशेंट्स, तो ये आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है पहले वो सेट करते हैं नंबर 2 पे। कॉमन लेवल होते हैं आपके 0.04 या 0.05 या फिर 0.01, ठीक है। उसके बाद हम एक अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है उसको चूज करते हैं, जो भी आपका डेटा टाइप है, सैंपल साइज है, उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम जो टेस्ट है उसको लगाते हैं, ठीक है। हम उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, हम जो भी टेस्ट लगाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, हम उनको लगाएंगे, उसके बाद उनकी वैल्यू निकालेंगे और फिर हम डिसीजन रूल लेंगे। हम कंपेयर करेंगे अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को क्रिटिकल टेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग। क्रिटिकल टेबल वैल्यू होती है जहाँ पे हम जाके अपने वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उसके बाद जो भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो भी आपकी टेबल वैल्यू, वो अगर टेबल वैल्यू से बड़ी आती है आपकी कैलकुलेट वैल्यू, तो आप रिजेक्ट करेंगे HO, मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो अपेरेंटली ऑल्टरनेटिव वाला जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आपकी टेबल वैल्यू से कम आती है, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, तो आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आखिरी पार्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिसीजन यू हैव मेड आफ्टर कैलकुलेटिंग योर वैल्यूज, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम उन टेस्ट की बात करते हैं जो अभी हमने पहले पढ़ा कि हम टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली टेस्ट जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और एक होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। अब पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो कब यूज होते हैं? दीज आर यूज व्हेन डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मेजर्ड ऑन इंटरवल और रेशियो स्केल। अगर आपका डेटा जो है, ठीक है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसको आप इंटरवल या रेशियो स्केल पे मेजर कर सकते हो, तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो लगा सकते हो। अब जो पहले तरीके का पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो होता है जेड टेस्ट। इसको हम तब यूज करते हैं जब आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है, मतलब आपको पॉपुलेशन वेरिएंस का पता है और आपका सैंपल साइज जो है वो क्या है, यहाँ पे बड़ा हो या फिर बराबर हो, मतलब आपका जो सैंपल साइज है यहाँ पे वो शुड बी ग्रेटर देन 30, ओके। अब यहाँ पे जेड टेस्ट का मेन पर्पस होता है कि सैंपल रिजल्ट को पॉपुलेशन वैल्यू के साथ कंपेयर करना, ठीक है। अब यहाँ पे z टेस्ट फॉर मीन ये फॉर्मूले के साथ लगाते हैं हम, ठीक है। x माइनस ये जो u जैसा है दैट इज योर पॉपुलेशन मीन, फिर ये जो आपका सिग्मा है दैट इज योर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट n जो कि आपका सैंपल साइज है, ठीक है। और ये जो x बार है वो आपका सैंपल मीन है, तो सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सैंपल साइज, ठीक है। तो ये आपका मीन के लिए है। और फिर z डिफरेंस, z टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स, अगर आपके मीन में डिफरेंस हो और आप दो सैंपल देख रहे हैं तो फिर इस तरीके से होगा। और प्रोपोर्शन के लिए
इस तरीके से होएगा, क्या p माइनस पी अपॉन पी क्यू अपॉन n, ठीक है, अंडर रूट। तो p जो है यहाँ पे वो सैम्पल प्रपोर्शन है और दूसरा p जो है यहाँ पे वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन है। सैम्पल का प्रपोर्शन इज द स्मॉल p एंड पॉपुलेशन का प्रपोर्शन इज योर बिगर p, और फिर p अपॉन q आपको पता ही है, q मतलब आपका फेलियर प्रपोर्शन है और n आपका सैम्पल साइज है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, बेसिकली जेड टेस्ट कॉमनली यूज होता है चेक करने के लिए कि सैम्पल मीन पॉपुलेशन मीन से डिफरेंट है या नहीं। दो ग्रुप मीन्स कंपेयर करने के लिए, बेसिकली डिफरेंस ऑफ मीन कंपेयर करने के लिए हम जेड टेस्ट यूज करते हैं, और प्रपोर्शंस कंपेयर करने के लिए एग्जांपल सक्सेस रेट बिफोर वर्सेस आफ्टर ट्रेनिंग, ऐसी सारी चीजें कंपेयर करने के लिए हम जो है वो जेड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली एक वन लाइनर रिविजन दूं मैं अगर आपको तो जेड टेस्ट इज इक्वल्स टू लार्ज सैंपल, ठीक है, वेर योर सैंपल इज इक्विवेलेंट और ग्रेटर देन 30 प्लस पॉपुलेशन वेरिएंस नोन प्लस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, ठीक है। चलिए, जब ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम जेड टेस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टी टेस्ट। तो टी टेस्ट भी पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, और जब आपको पॉपुलेशन वेरिएंस पता ही नहीं है क्या है और आपका सैंपल साइज भी जो है वो 30 से छोटा है, तो हम टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी सिंगल मीन में हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ओके। और फिर फॉर टू मीन्स या फिर इंडिपेंडेंट सैंपल है तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा जो इधर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और जान लेते हैं ये क्या लिखे हुए। अब जो यहाँ पे जो पहला वाला फॉर्मूला है इसमें x बार आपका सैंपल मीन हो जाएगा, u अगेन आपका पॉपुलेशन मीन है, s आपका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, और n जो है वो आपका सैंपल साइज है, ओके। इसको हम यूज करते हैं जब हम कंपेयर कर रहे हो सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन के साथ। अब दूसरा आपका फॉर टू मीन्स, ठीक है, फॉर टू मीन्स में बेसिकली क्या होता है, इसमें ऑल्सो एक वो भी होते हैं आपके, क्या बोलते हैं ये, पेयर टी टेस्ट इनको ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो S है, अगेन S जो है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस होता है, N आपका अगेन नंबर ऑफ पेयर्स एंड मतलब N आपका अगेन नंबर है, ठीक है, जो भी आपका नंबर ऑफ सैंपल साइज है दैट, ठीक है। और फिर यहाँ पे x1 जो है वो सैंपल 1 का मीन है और x2 जो है वो सैंपल 2 का मीन है, और ऐसे ऐसे करके हम इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए कैलकुलेट करते हैं टी टेस्ट, ओके। आई डोंट थिंक सो कभी डायरेक्टली इतना बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है यहाँ पे, लेकिन अगर आए भी तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्सो दीज थिंग्स आर देयर इन योर यूनिट 2 ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1। तो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको दोनों पेपर में इसके बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे, और अगर मैं न्यूमेरिकल वीडियो लाती हूँ तो मैं ज़रूर उसमें आपके साथ हर एक टेस्ट का एक ना एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी, सो दैट यू गेट टू नो हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास अनोवा, जिसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। अब अभी तक हमने देख लिया, जब आपके पास एक मीन हो या फिर आप दो ग्रुप के मीन को कंपेयर कर रहे हैं तो आप टी जेड यूज कर लेंगे, लेकिन जब आपके पास तीन या तीन से ज्यादा मीन्स हैं, ठीक है, और जो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, उस सिचुएशन में आप अनोवा है उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी नल या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, और फिर यहाँ पे हम एफ रेशो लगाते हैं। एफ रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरियंस बिटवीन सैंपल्स अपॉन वेरियंस विद इन सैंपल, ठीक है, मतलब उन सैंपल के बीच का जो वेरिएंस है वो अपॉन उन सैंपल के अंदर जो वेरिएंस है वो, ठीक है। अब इसका डिसीजन रूल क्या होता है, अगर आपका एफ जो है वो कैलकुलेटेड एफ जो है वो आपकी टेबल वैल्यू से अगर बड़ा है तो आपको अपनी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट करनी है, ओके। अब अनोवा के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका वन वे अनोवा वन फैक्टर के लिए, और एक होता है आपका टू वे अनोवा टू फैक्टर्स के लिए, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है वन वे और टू वे में, मैं आपको बता देती हूँ क्विकली। वन वे बेसिकली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप्स हो, लेकिन टू वे अनोवा में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और इसके बीच में हम ये भी चेक करते हैं कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इंटरेक्शन इफेक्ट है, ठीक है। फिर एक और होता है जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जिसको मैनोवा बोलते हैं। मैनोवा मीन्स मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। चलिए उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ होती है, बेसिकली आप जब मीन्स को बहुत ज़्यादा मल्टीपल ग्रुप में कैलकुलेट करना चाहते हैं तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब है हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, ये काई स्क्वायर टेस्ट का सिंबल है, इसको हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव या फिर कैटेगरियल डेटा सेट के साथ, ठीक है, और इसको हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, इसमें ये जो आपको बहुत बड़ा सा साइन दिख रहा है, दैट इज योर। ऑल्सो फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं, काई स्क्वायर टेस्ट जो है आपका, वो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है, जिससे हम चेक करते हैं whether there is a significant association or relationship between two categorical values or variables are there or not, ठीक है। it basically compares observed value, ठीक है, मतलब हमने जो एक्चुअली में देखी with expected value, जो हम सोच रहे थे कि ये theoretically उतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आप उसको बेसिकली यू कैन यूज इट टू टेस्ट एसोसिएशन या फिर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे जेंडर हो गया, जेंडर और प्रोडक्ट प्रेफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम काई स्क्वायर के मदद से कर सकते हैं। फिर हम इसको यूज कर सकते हैं टू चेक गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट मतलब कि वेदर डाइस इज फेयर और बाइस्ड, मतलब कि आपने जो भी सैंपल लिया है वो कितना फेयर है या फिर कितना बायस्ड है, उसको गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जो आपका डाइस है वो फेयर है या बायस्ड है, ये आप काई स्क्वायर टेस्ट की मदद से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर हम एक दूसरे की डिपेंडेंस जानने के लिए भी काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं, जैसे एजुकेशन लेवल का जॉब टाइप पे कितना फर्क है, तो यहाँ पर मैं दो कंपोनेंट की डिपेंडेंस को ढूंढने के लिए भी काई स्क्वायर हम जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका बेसिकली मैं फिर से बोल रही हूँ नॉमिनल या फिर कैटेगोरियल डेटा के लिए काम करता है, ठीक है। अब फिर आते हैं इसके फॉर्मूले पे, तो अब ये जो एक्स स्क्वायर जैसा साइन है इसको काई स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू को ऐसे एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं। फिर आपका जो ओ है, O is your observed frequency जो आपका एक्चुअल डेटा है, एंड E जो है वो आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। और सिग्मा जो है, ये जो ये ऐसा ये साइन बना है बड़ा सा, ठीक है, ब्लैक से, ये द होल थिंग, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ठीक है। जब हम सारे वैल्यूज का सम करते हैं तो उसको हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको अभी यहाँ तक ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट होता है जो यहाँ पे यूज किया जाता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये अच्छा सॉरी सॉरी लिखा हुआ है, माई बैड, मैं पता नहीं कहाँ ध्यान दे रही हूँ, मुझे लगा ये मिस्ड राइटिंग है। चलिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पे R-1 और C-1 करके लिखते हैं, तो यहाँ पे जो आपका R है, R-1 और C-1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। तो जो आपका R है वो नंबर ऑफ रोज है और C जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। अगर आपने कभी कॉलेज में इसको सॉल्व किया हो तो आपने देखा होगा हम एट्रीब्यूट्स बनाते हैं जहाँ पे हम 9 स्क्वायर टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो वो आपकी रोज और कॉलम होती है और उसको जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिसीजन रूल होता है काई स्क्वायर टेस्ट का, ठीक है, वो कैसे होता है, जब काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू से ज्यादा होती है तो आप क्या करते हैं, आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर इसका उल्टा होता है, ठीक है, मतलब अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपके टेबल वैल्यू से कम आती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे, आप जो ऑल्टरनेट जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते और आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होती है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आई थिंक काई स्क्वायर भी आपका मेजरली नॉन पैरामेट्रिक ही होता है, उसको शायद मैंने गलती से काई पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर डाल दिया। आई थिंक कहीं कहीं पे कोई कोई ऑथर ये मेंशन कर देते हैं कि काई स्क्वायर जो है वो पैरामेट्रिक के अंदर आता है, बट मेजरली इट्स नॉन पैरामेट्रिक, ओके। मे बी वो गलती से एक स्लाइड आगे चली गई होगी, लेकिन काई स्क्वायर जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ही होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, एक बार हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली तब यूज होता है जब आपका डेटा जो है ऑर्डिनल हो, नॉमिनल हो और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, मतलब अगर रेशो में है, स्केल में है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे, लेकिन जब ऑर्डिनल हो, नॉमिनल हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब पहला यहाँ पे मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है, ये अब देखिए हर पैरामेट्रिक टेस्ट का ऑल्टरनेटिव टेस्ट होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, तो अगर आप टी टेस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है,
तो आप उसकी जगह पे मैन विटनी यू टेस्ट लगा सकते हैं जब आपके पास जो दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हों, और अगर आप टी टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, टी टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं मतलब आपको टी टेस्ट लगाने की कोई भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, तो उस मोमेंट पे आप मैन विटनी यू टेस्ट लगा सकते हैं। ये टेस्ट करता है कि दो ग्रुप्स जो हैं वो आपस में कितना डिफर करते हैं रैंक के बेसिस पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सारी रैंक्स को कंबाइन कर लेंगे और उनका एक सम निकाल लेंगे, रैंक वन रैंक टू ऐसे R1 R2 करके, और फिर हम उसकी यू वैल्यू निकालेंगे। यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, N1 इंटू N2, मतलब बेसिकली वही नंबर ऑफ सैम्पल्स ऑफ 1 and 2, फिर N1 मल्टीप्लाइड बाय N1 प्लस 1/2 माइनस R1 रैंक 1। ठीक है, सम ऑफ योर रैंक 1, पूरा एक सैंपल का रैंक, एंड देन सेम चीज विथ सम ऑफ योर रैंक 2। ठीक है, अब इसमें जो आपका स्मॉलर U1 आया या U2 आया उसको कंपेयर करेंगे, जो भी स्मॉलर आया उससे जो है वो टेबल वैल्यू देखेंगे। मतलब अगर आपका U1 जो है वो U2 से स्मॉलर है तो U1 की वैल्यू देखेंगे हम, और टेबल की वैल्यू देखेंगे हम। तो अब यहाँ पे उल्टा होता है, अगर आपका U जो है, ठीक है, वो छोटा आया है, कैलकुलेटेड U जो है वो छोटा आया है टेबल की U से, मतलब टेबल का U यहाँ पे ग्रेटर है, तो आप उस मोमेंट पे क्या करेंगे, आप अपनी HO जो है वो रिजेक्ट करेंगे, मतलब आप अपनी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर उल्टा होता है तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं हो पाएगी, मतलब एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं क्रुस्कल वैलिस एच टेस्ट। ठीक है, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, वन वे ऑफ अनोवा के बराबर, मतलब उसका नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट होता है क्रुस्कल वैलिस एच टेस्ट, किसका, वन वे अनोवा का। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं जब हम तीन से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल जो है उसकी बात कर रहे हो। तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, अगेन 12/n n+1 समेशन r स्क्वायर i n i माइनस 3n+1। अब यहाँ पे जो आपका r i है वो सम ऑफ रैंक्स फॉर द ith, मतलब जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सब के रैंक को सम कर देंगे हम, तो आपका आर आई आ जाएगा। और एन आई जो है वो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक ग्रुप में कितना है, जितनी भी आपके पास ग्रुप है उनमें कितना है उसको एन आई बोलते हैं यहाँ पे, और एन जो है वो आपका टोटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब इसका डिसीजन कैसे लेंगे हम, आप कंपेयर करेंगे एच जो भी आपने कैलकुलेट किया है कुलर्स वैल्यूज एच टेस्ट, ठीक है, विथ एक्स स्क्वायर जो आपकी काई स्क्वायर टेबल है उसकी वैल्यू से। ठीक है, और यहाँ पे हम k-1 करके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालेंगे, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज को जो है काई स्क्वायर टेबल के वैल्यूज के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास रैंक कोरिलेशन टेस्ट ऑफ स्पेयर्समैन। ठीक है, तो दिस मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू रैंक्ड वेरिएबल्स, मतलब आपकी जो दो रैंक्ड वेरिएबल है उनके आपस में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना रिलेशनशिप है, ये रैंक कोरिलेशन टेस्ट, जो स्पेयर्समैन का रैंक कोरिलेशन टेस्ट है उससे हम पता करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी रेंज होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है। अगर +1 आती है वैल्यू तो परफेक्ट पॉजिटिव है, मतलब अच्छा खासा रिलेशन है, प्रॉपरली रिलेटेड है। -1 आती है तो नेगेटिवली रिलेटेड है, और अगर 0 आती है तो कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, एक बार इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर -1, तो इसमें जो आपका ये p है दैट इज अ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये रिलेशनशिप का रिजल्ट होता है। यहाँ पे जो d है ये होता है आपका डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ सेम आइटम इन बोथ वेरिएबल, तो जो भी है सेम पर्सन या सेम आइटम है आपके दोनों वेरिएबल के बीच में, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको d बोलते हैं। और जब हम d का स्क्वायर निकाल देते हैं तो दैट इज योर d स्क्वायर समेशन d स्क्वायर, मतलब कि सभी डी स्क्वायर का टोटल सम कर देंगे तो दैट इज द समेशन डी स्क्वायर, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो आपका n है दैट इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आइटम, पर्सन जो भी है वो n से डिनोट होगा। ठीक है, अब बेसिकली इसको समझने की कोशिश करें तो पहले दोनों वेरिएबल्स के लिए रैंक्स असाइन करेंगे हम। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें हाइट रैंक वर्सेस वेट रैंक, तो दो वेरिएबल हो गए, एक हाइट की रैंक हो गई, एक वेट की रैंक हो गई। अब हाइट की रैंक को आप R1 ले लीजिए, वेट की रैंक को आप R2 ले लीजिए। अब R1 - R2 करेंगे तो आपका D निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर हम D का स्क्वायर कर देंगे और फिर हम सबकी D का स्क्वायर कर देंगे तो वो समेशन D स्क्वायर हो जाएगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन में भी आपने 20 लोगों की हाइट वेट निकाली, और अगर आप जब आप पूरे 20 लोगों का R1 - R2 करके D निकल जाएगा आपका, और आप सारे D का टोटल कर देंगे तो आपका समेशन डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप डी निकालेंगे फिर सबके डी स्क्वायर निकालेंगे फिर उसका समेशन कर देंगे तो समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको फॉर्मूले की वैल्यूज में पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए
बेसिकली अगर +1 है मतलब लगभग अगर 0.90 तक भी आ रहा है तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है 0.90 से +1 तक। अगर -0.75 है और उससे ज़्यादा है -1 तक तो आपका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन आएगा। अगर 0.05 के आसपास है 0 से लेके 0.05 के बीच में कहीं पे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नो रिलेशनशिप जो है वो देखा जा सकता है। तो जो आपका स्पेयरमैन रैंक और रिलेशन है ये दिस इज बेसिकली इट्स अ बेस्ड डेटा के बीच बेसिकली दो रैंक बेस्ड डेटा के बीच रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है जिसमें जितना रैंक डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना कोरिलेशन कम होएगा मतलब अगर आपकी रैंक का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आता जाएगा तो आपके बीच के जो दो वेरिएबल है उनके सैंपल के बीच का जो कोरिलेशन है वो कम होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Next, we have report writing. I think this is the last topic for this unit. Report writing is the final step of research, the presenting finding in a clear, logical and concise manner. मतलब जब आप पूरा अपना research करके done हो जाते हैं तो आपको report write करनी होती है जिसमें आपके जो आपके research का final step होता है और इसमें आप present करते हो अपना clear, logical और concise form में कि आपने किस चीज़ में क्या research की है और उसके क्या crux आए। ठीक है, अब बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग का ना एक स्ट्रक्चर होता है। तो आपका जो पहले प्रीलिमिनरी मतलब जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा उसमें आपका टाइटल पेज आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा जहाँ पे यूल राइट अ थैंकफुल नोट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन हु हैज हेल्प्ड यू फॉर द असाइनमेंट। फिर आता है आपका प्रीफेस या एब्स्ट्रैक्ट जहाँ पे एक बहुत शॉर्ट कंसाइज समरी देते हैं अपने पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। फिर आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली आपका इंडेक्स। फिर आता है आपका मेन टेक्स्ट। तो मेन टेक्स्ट में आप एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे जहाँ पे आपका बैकग्राउंड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, आप क्यों ये रिसर्च कर रहे हैं। फिर आप लिखेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी मतलब आपने कौन से रिसर्च मेथड को फॉलो करके अपना पूरा रिसर्च पेपर या जो भी थीसिस है उसको तैयार किया है। मतलब आपने क्या रिसर्च डिजाइन लिखी मतलब यूज की है रिसर्च करने के लिए, उसका ब्लूप्रिंट जो आपने बनाया था वो आप डिजाइन के अंदर डालेंगे। सैम्पलिंग, व्हाट वर द वेज यू डिड इट विथ। डेटा कलेक्शन और उसके बाद आपने जो भी टूल यूज किए डेटा कलेक्शन के लिए ये सब। फिर अगला पोर्शन होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। आपने कलेक्टेड डेटा को आपको टेबल्स, ग्राफ, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के डेटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन करने के बाद आपका आखिरी पोर्शन होगा फाइंडिंग और डिस्कशन जिसमें आप बेसिकली जो भी आपके रिजल्ट्स हैं आपके हाइपोथेसिस से लिंक आप उसको जो है वो लिखेंगे कि आपका फाइनल आपके रिसर्च करने के बाद क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका तीसरा सेक्शन आएगा, डोंट माइंड द नंबरिंग्स प्लीज, कंक्लूजन सेक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका पहले समरी ऑफ फाइंडिंग्स आएगा, आपने जो जो फाइंड किया अपने रिसर्च में उसकी समरी। फिर उसके बाद कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन का पेज आएगा, वहाँ पे आप जो भी कंक्लूड करेंगे अपनी रिसर्च पेपर के बारे में वो लिखेंगे, प्लस रिकमेंडेशन और व्हाट कैन आई रीड फर्दर इन द सेम टॉपिक। फिर उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ स्टडी लिखेंगे आप कि ऑब्वियसली किसी की भी रिसर्च कभी भी पूरी होलिस्टिक नहीं हो सकती, देयर इज गोइंग टू बी स्टिल स्कोप फॉर करेक्शन, एडवांसमेंट, एडिशन एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। और फिर आगे स्कोप फॉर फ्यूचर रिसर्च, अब इस रिसर्च के आगे भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फिर आपका फोर्थ पोर्शन होएगा एंड मैटर, इसमें आप बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस देंगे और आखिर में अपेंडाइसिस अटैच करेंगे जहाँ पे बेसिकली आपने जो भी क्वेश्चन आया या रॉ डेटा यूज किया है अपने रिपोर्ट के लिए वो अटैच होगा एट लास्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिपोर्ट राइटिंग का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। with this we come to the end of the chapter, or sorry, the unit specifically, the entire fifth unit which was on statistics and research। ठीक है, और मैं आई होप कि आपको ये पूरा जो यूनिट है वो क्लियरली समझ आया होगा। इफ नॉट एवरीथिंग, आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि व्हाट वी आर सपोज टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। इसके बाद अगर आप चाहें तो इस लेक्चर को 2x की स्पीड में एक दो बार और रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपने अभी तक नोट्स बनाए होंगे जो आपके फर्दर एग्जाम के रिवीजन के लिए काम आएंगे। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि वी हैव मिस्ड ऑन एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से मुझे और वैल्यूएबल वीडियोस बनाने का मौका मिलेगा। इट विल मोटिवेट मी अ लॉट टू ब्रिंग much better content for you to prepare you for your UGC NET examination. I hope you will be able to clear this examination with good score this time. Thank you so much for watching.
अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, जिनको भी इन वीडियोस या लेक्चर्स की ज़रूरत हो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिएगा। सब्सक्राइब टू दिस channel and comment below if you have any doubts, queries or any information you want to acquire from me. Thank you so much for supporting. It really means a lot. और please आगे आने वाले सीरीज की वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा. I hope this will help you with your examination. All the very best for your UGC NET examination. I hope you clear this time with very good marks. Thank you so much for watching.